Let's start the session. So in the starting, I'll give a brief introduction about myself, and after that, I'll be sharing my journey with you. And post that, we can take some questions from you guys, and I'll be answering the questions in the comment section. So firstly, my name is Sahil Kumar, and I have secured All India rank 438 in this year's Civil Services examination. This was my second attempt. I basically belongs to Rohtak district of Haryana, and I graduated from IIT Bombay in electrical engineering, which was a dual degree program. I worked as a technology consultant for few months in PwC and in Gurgaon. After that, I started the preparation and gave my first attempt, in which I was not able to clear prelims itself. And in second attempt, fortunately, I got a rank and cleared all the three stages of the examination. So this was my brief introduction. After that, my journey started when I was in the last semester of my college. There was मतलब यूपीएससी की तैयारी करना बैक ऑफ द माइंड था पहले से ही, बट जब मैं लास्ट सेमेस्टर में था, मैं 10th सेमेस्टर ऑफ द इंजीनियरिंग, आई स्टार्टेड रीडिंग समथिंग अबाउट करंट अफेयर्स, पढ़ना स्टार्ट कर दिया. एंड मैं देखने लग गया टॉपर स्टॉक में कि क्या क्या प्रोसेस होता है, कि कैसे कैसे क्या क्या किया जाता है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं. एंड तब ऑल्सो ऑप्शनल उस टाइम पे मैं सोच रहा था कि क्या लेना है, तो ऑप्शनल के लिए आई वॉज ऑल्सो टॉकिंग टू फ्यू टॉपर्स ऑफ दैट टाइम. So at that time I started reading newspaper The Hindu, as well as I started doing the basics NCRTs and the standard books like लक्ष्मीकांत हो गया and economy वगैरह के लिए जो notes होते हैं वो सब मैं पढ़ने लग गया था. And after that I sat in the placements as well. So I got PwC में हो गया था टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट के रूप में. बट आफ्टर वर्किंग फॉर सम टाइम, जब ट्रेनिंग चल रहा था, तो आई रियलाइज़ यार कि कुछ बिगर मोटिवेशन चाहिए काम करने के लिए. एंड सिविल सर्विस का मुझे पता ही था कि इसमें इतना ज़्यादा काम होता है, कि इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है आपके काम का, एंड यू कैन वर्क इन डाइवर्स फील्ड, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होता है काम करने का. तो ये चीज़ मेरे को मोटिवेट किया. एंड आफ्टर दैट आई रिज़ाइंड. आई गिव माई फर्स्ट अटैम्प्ट इन प्रीलिम्स. उस टाइम पे भी 5-6 महीने का टाइम था मेरे पास पढ़ने के लिए, और इतना पढ़ा था मैंने, बट तब प्रीलिम्स नहीं हो पाया था अच्छे से मेरा, काफ़ी कम मार्क्स आए थे तब, तो काफ़ी डिसहार्टनिंग था वो भी. बट एट दैट टाइम आई जस्ट लेफ्ट माई जॉब एंड होल हार्टेडली इसी का प्रिपेयर किया था मैंने. एंड देन सेकंड अटैम्प्ट दिया मैंने, सारा कुछ प्रिपेयर किया था बिफोर प्रीलिम्स इटसेल्फ. मेंस हो गया, मेंस में ऑप्शनल में मैथ्स काफ़ी कुछ कर चुका था ऑलरेडी, तो जो कुछ मेरे गैप्स बचे हुए थे वो मैंने मैथ्स के बिफोर आफ्टर द प्रीलिम्स ऑफ 2021 किया. नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक मैंने मैथ्स किया था काफ़ी ज़्यादा, जिससे कि मैथ्स में मेरा स्कोर भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गया. तो इस साल इन 2022 आफ्टर 4 और 5 मंथ्स ऑफ प्रीलिम्स पढ़ा. देन जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच का 3 महीना होता है, उसमें मैंने सारे नोट्स बनाए अपने जीएस के जितने भी होते हैं, सारे अपने फाउंडेशंस कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर करे, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा. एंड मैथ्स का काफ़ी बिल्ड था बेस, उस पर और ज़्यादा मैंने बिल्ड किया, टेस्ट सीरीज़ लगाई, PYQs वगैरह किए. एंड आफ्टर दैट आई स्कोर 292 इन मैथमेटिक्स, एंड एसए में 132 स्कोर था मेरा. एंड जीएस क्यूमुलेटिवली 387 था, जिसमें एथिक्स में 109 मार्क्स है, विच इज़ गुड. सो ये जर्नी थी मेरी बेसिकली. आई विल बी शेयरिंग, ये कुछ क्वेश्चंस दिए हैं यूपीएससी टाइम इंडिया टीम ने, सो वो भी मैं साइड बाय साइड एड्रेस करता रहूँगा. इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस, यू कैन ऑल्सो पुट दैट इन कमेंट सेक्शन. आई विल बी आंसरिंग दैट एज वेल. सो प्रीलिम्स के लिए क्या करना चाहिए? प्रीलिम्स के लिए GS1 में फर्स्टली तो आप जहाँ पे भी कोचिंग कर रहे हैं, या फिर जहाँ से या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जितना भी मटेरियल टॉपर्स ने बताया, जो बुकलेस टॉपर्स बताते हैं, वही मैंने फॉलो करी थी. कुछ अलग से नहीं किया था. हमारी वही स्टैंडर्ड बुक्स हो गई, सारी NCRTs हो गई, और वही सब फॉलो किया था मैंने. तो सबसे फर्स्ट स्टेप इज़ टू क्लियर ऑल योर फाउंडेशन लेवल. फाउंडेशन का सारा कुछ क्लियर कर लो, अपना कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर कर लो. आफ्टर दैट यू नीड टू बिल्ड ऑन दैट, लाइक, और न्यूज़पेपर साथ साथ पढ़ना ही है आपको. उसके बाद आपको ये पढ़ना पड़ेगा, इस करंट अफेयर्स और बिल्ड करने पड़ेंगे इसके ऊपर. एंड जिसके लिए मैंने 2 चीज़ रेफ़र करी थी. एक तो शून्य आयस का करंट अफेयर का मैगजीन आता है, वो 30-40 पेजेस का होता है, मंथली मैगजीन आता है, वो रेफ़र किया था. एंड PT365 आती है मेंस की, PT365 आती है विजन आयस की, तो वो रेफ़र करी थी. मैक्सिमम लोग वही रेफ़र करते हैं, तो मैंने ये दोनों चीज़ें करी थी. इसके अलावा जब ये हो जाए, यू नीड टू बिल्ड ऑन PYQs. आपको बहुत ज़्यादा करने हैं. आई वुड
मतलब जितना पीछे जा सको PYQs में, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, उतना पीछे जाओ। मतलब एक बुक आती है विच कवर्स 1979 से लेके अब तक के सारे क्वेश्चंस करते हैं, तो वो मैंने किया था। काफ़ी बार उनको करना है, और मतलब उसमें मार्क्स नहीं बनाने या फिर हमें करेक्ट आंसर तक नहीं पहुंचना है। उसमें यू नीड टू सी हाउ एग्जामिनर इज सेटिंग द क्वेश्चंस। आपको माइंडसेट समझना है एग्जामिनर का, तभी प्रीलिम्स आप क्लियर कर पाओगे, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा ट्रिकी होता जा रहा है धीरे धीरे ना एग्जामिनेशन। प्रीलिम्स का बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आने लग गए हैं। आपको जब तक एग्जामिनर का माइंडसेट समझ में नहीं आएगा, तब तक आप आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे। तो सबसे पहले जब आप एनालाइज करोगे, एंड मेनली जो लास्ट के 5 साल के पेपर हो गए ना, उसमें यू नीड टू आइडेंटिफाई द पैटर्न की चेंज कैसे हो रहा है पैटर्न। फॉर इंस्टेंस जैसे पॉलिटी का अगर पैटर्न में चेंज बताऊँ, तो पहले आता था कि फंडामेंटल राइट्स पूछ लेते थे कि ये फंडामेंटल राइट्स है, इसमें फंडामेंटल राइट्स हो गया, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज़, इन पे ज़्यादा फोकस रहता था। नाउ दे आर स्विचिंग टू अदर साइड्स, लाइक एंटी डिफेक्शन पे जा रहे हैं, या फिर प्रिजन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये सब यूजुअली हम नहीं पढ़ते हैं लक्ष्मीकांत में। तो ये एक पैटर्न चेंज हो रहा है। लाइक एनवायरमेंट का अगर मैं बताऊँ, तो एनवायरमेंट में ऐसा होता था कि पहले दे यूज टू आस्क IUCN स्टेटस ऑफ वेरियस स्पीशीज़, राइट। नाउ दे आर आस्किंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस स्पीशीज़। तो ये पैटर्न चेंज हो रहा है। ये आपको पिछले 3-4 साल को बहुत ज़्यादा अच्छे से एनालाइज करना होगा, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। और जो 1979 से लेकर आगे तक के क्वेश्चंस करने का पर्पज़ हमारा ये है कि यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई ऑल द मेन क्वेश्चंस की मेन टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। मतलब 80-20 रूल होता है कि 20% ऑफ द सिलेबस में से 80% ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं। तो जो 20% ऑफ द टॉपिक्स हैं, जो भी थीम्स हो गई हैं, वो आपको PYQ के थ्रू ही समझ में आ जाएगी जब आप करेंगे। तो एक क्वेश्चन है कि सर PYQ एनालिसिस करते टाइम क्या चीज़ फोकस करनी चाहिए। लाइक एज अ बिगनर PYQs देखने से ज़्यादा समझ नहीं आता बिकॉज टॉपिक्स पढ़े नहीं हैं अभी। हाँ, तो इनिशियली यू जस्ट ग्लैंस थ्रू द टॉपिक। मतलब आप प्रेसिडेंट का अगर पढ़ रहे हो चैप्टर, तो जस्ट देखो कि प्रेसिडेंट में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, कि उसका इलेक्टोरल मतलब उसका वोटिंग का जैसे इस साल आया था कि वोटिंग परसेंटेज में वैल्यूज़ क्या क्या होती है MLA और MP के वोट्स की। तो ये पैटर्न शिफ्ट है। हम यूजुअली पढ़ते नहीं कि कौन सी स्टेट का कितना वेटेज होता है, लेकिन पहले जस्ट पूछा जाता था कि इसमें कौन कौन से लोग, कौन कौन से लाइक MPs MLAs, या फिर ये कौन कौन से इलेक्शन में पार्ट लेते हैं, राइट। सो ये अगर आप एज अ बिगनर यू जस्ट नीड टू सी कि अच्छा प्रेसिडेंट पे ऐसा ऐसा पूछा जाता है, उसका इलेक्टोरल जो भी उसका इलेक्टोरेट होता है, वो सब क्या होता है। बस आप ये देखो, आपको ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, तब आप डेप्थ में जाओगे, तो दैट वुड बी रियली बेनिफिशियल। अभी आप डेप्थ में जाओगे तो एक तो आपको समझ नहीं आएगा, देन डिप्रेशन हो जाएगा उससे, यार ये तो हम पढ़ रहे हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा। तो अभी इनिशियली जब तक आप 3-4 रीडिंग ना कर लो इन सब्जेक्ट्स की, तब तक आप तब तक आप तब तक आप जस्ट ग्लैंस थ्रू कर सकते हो इसमें क्वेश्चंस में। एंड बिगनर्स के लिए ये है। और जब आप जैसे 5-6 महीने रह जाते हैं ना प्रीलिम्स के, तब उसको और ज़्यादा अच्छे से एनालाइज करो कि उसमें क्या क्या माइंडसेट क्या है बनाने का। कि कभी कभी स्वैप कर देता है एग्जामिनर स्टेटमेंट, और कभी कभी जैसे डेटा चेंज कर देता है, या फिर कभी बॉडी का नाम चेंज कर देता है, या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या क्या पूछा जाता है। तो तब ये एंड का टाइम होता है, जब 5-6 महीने जब बचे होते हैं, तब आपको करना होता है। लेकिन अभी आपके पास जैसे 1 साल है, तो जैसे आप बुक साइड में रखो PYQs की, जैसे जो टॉपिक पढ़ रहे हो बस वो चैप्टर खोलो, और वो देखो कि आप क्या क्या उसमें से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पिछले सालों में। एक क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ करंट अफेयर्स यू हैव कवर्ड लास्ट वन। आई वुड सजेस्ट कि 1.5 ईयर्स। अगर आप 2024 में दे रहे हो, तो जनवरी 23 से आगे तक का होना चाहिए। बट यूजुअली आई हैव नोटिस्ड कि दे आर नॉट आस्किंग 1 साल का करंट अफेयर, दे आर आस्किंग कंटेम्प्रेरी अफेयर्स, जो पिछले 4-5 साल में न्यूज़ में है, वो पूछा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल 22 में क्वेश्चन आया था कि साउथ चाइना सी के बारे में, के आइलैंड्स के बारे में क्वेश्चन आया था, विच वॉज इन न्यूज़ 2 साल पहले। एंड मतलब ये थोड़ा हो गया है, थोड़ा जितना ज़्यादा आप कवर कर पाओ कर लो। बट इफ़ यू आर अ बिगनर, देन 1.5 ईयर इज़ मस्ट। मतलब जनवरी 23 से स्टार्ट करो, एंड अपना जब तक प्रीलिम्स होता है तब तक का आपको करना ही पड़ेगा। आपने कोचिंग ली थी क्या? तो कहाँ? मैंने कोचिंग नहीं ली थी। मैंने खाली जो मॉड्यूल्स होते हैं ना, टॉपिक वाइज मॉड्यूल्स करे थे, सब्जेक्ट वाइज मॉड्यूल्स करे थे। जैसे अनअकैडमी पे करवाते हैं, अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लिया था। और उसमें मुझे ये समझ में आ रहा था कि यार पॉलिटी जो हो गया हमारा काफ़ी कंसेप्चुअल हो गया, फिर इकोनॉमी काफ़ी कंसेप्चुअल है। तो वो कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर करने के लिए मैंने उनके मॉड्यूल कर लिए थे। जैसे पॉलिटी में सिद्धार्थ अरोड़ा सर थे, बहुत फेमस हैं, यूट्यूब पे भी उनका चलता है काफ़ी। तो वो काफ़ी अच्छे से उन्होंने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा दिए थे। एंड इकोनॉमी में आयुष सांगी सर थे, तो उनका किया था मैंने। बट यू कैन ऑल्सो फॉलो मृणाल सर ऑल्सो, उनका काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज रहता है। तो कोई भी आप फॉलो कर सकते हो, बस आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, चाहे कोई भी टीचर करवा दे आपका। जस्ट वेट अ सेकेंड।
एंड मैं क्वेश्चन लेता रहूँगा बीच बीच में। सी सेट का मैं बताता हूँ कि जब आप सी सेट अब काफ़ी ज़्यादा टफ हो गया इस साल का, तो आप लोगों ने अगर देखा होगा तो दे आर आस्किंग वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन इन मैथमेटिक्स। एंड अब ऐसा हो गया कि यू कांट क्लियर सी सेट विदाउट अ बैलेंस ऑफ कॉम्प्रिहेंशन एंड मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। तो आपको सारा कुछ कवर करना पड़ेगा। एंड जिनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं है, दे नीड टू कवर, मतलब एटलीस्ट 4-5 महीने आपको रिगरसली मैथ्स प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ताकि आप वहाँ जाके 15-20 क्वेश्चन मैथ्स के सही कराओ। एंड 15 से 20 के बीच में आपके कॉम्प्रिहेंशन ठीक हो जाए एंड कुछ क्वेश्चन आपके रीजनिंग वाले ठीक हो जाए। और उसके लिए सोर्सेज यार, मतलब मुझे इतनी दिक्कत होती नहीं थी, तो मैंने इतना कुछ किया नहीं था सी सेट के लिए। बट काफ़ी लोगों से मैंने बात करी तो देवर सेइंग कि मतलब एन होती है जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के लिए, तो आप एन रेफर कर सकते हो 11th क्लास वाली। एक एलिमेंट्स बुक आती है जो बच्चे 11th क्लास में रेफर करते थे, तो वो भी रेफर कर सकते हो। अदरवाइज आर एस अग्रवाल बुक आती है सी सेट की, तो वो वहाँ से आप मैथ्स की प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चंस की। और अगर ये भी नहीं हो पाता तो या मार्केट में विजन का या फिर बाजीराम का इनका मटेरियल मिल जाता है सी सेट का, जिसमें क्वेश्चन बैंक होता है मैथ्स का, तो वो आप सब कवर कर सकते हो। एंड उसके बाद बट ये बात है कि जब आप मैथ्स करोगे तो यू नीड टू डू इट, मतलब टाइम मैनर में मैथ्स करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आप 15-20 मिनट में एक क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो वो तो हो जाएगा आपसे, लेकिन जब आपके पास 2 मिनट में करना होगा या 1.5 मिनट में एक क्वेश्चन सोल्व करना होगा, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। तो इसीलिए यू नीड टू, मतलब अगर आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो चुके हैं तो आपको टाइम मैनर में ही करना पड़ेगा कि यू नीड टू कवर, मतलब 15 क्वेश्चन लो एंड 30 मिनट्स का टाइमर लगाओ, 15 क्वेश्चन करने हैं आपको, जैसे आप एग्जाम एनवायरमेंट में करोगे, तभी आपकी ड्रिल अच्छी हो पाएगी और तभी आप अच्छे से कर पाओगे। ओके, मेंस में यार एसए की तैयारी, मतलब एसए के 3-4 लेवल होते हैं करने के। एक ऐसे में 3-4 चीज़ें होती हैं करने की। फर्स्ट इज़ टू आइडेंटिफाई द, जो पिछले सालों में हमारे कोर्स वगैरह आए हैं उनका इंटरप्रिटेशन क्या है आपका। तो जितने भी हमारे पिछले 4-5 साल के ऐसे उठाओ, तो हर साल 8 टॉपिक्स होते हैं हमारे, या 8 स्टेटमेंट होती हैं, तो उनको उठाओ एंड जस्ट इंटरप्रेट करो कि यार क्या जो मैं इंटरप्रेट कर रहा हूँ क्या वो सही है या नहीं है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप इज़ दिस। सेकेंड इज़ टू कलेक्ट योर एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज़, एनेक्डोट्स, करंट अफेयर एग्जाम्पल, ये सब आपको कलेक्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए कोचिंग वगैरह में काफ़ी मटेरियल मिल जाता है। तो ये सेकंड स्टेज होगी। एंड द थर्ड स्टेज इज़, ये सारा बिल्ड करने के लिए आपको जीएस बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपका। तो आई वुड प्रेफर कि पहले आप जीएस पे काम कर लो। जीएस 1 2 3 4 जब आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो आप ऐसे भी बहुत अच्छा लिख पाओगे। जस्ट दैट यू नीड टू कलेक्ट सम एनेक्डोट्स, सम एथिक्स, ऐसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स हो गए, या फिर सेम एग्जाम्पल को आप कैसे अलग अलग जगह यूज़ कर रहे हो, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। ये एक हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। अगर आप टॉपर्स कैसे पढ़ोगे तो आप यू विल फाइंड कि दे आर यूजिंग सेम एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं वो अलग अलग टॉपिक के अंदर, या फिर सेम, फॉर एग्जांपल अगर अम्बेडकर जी का डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का एग्जाम्पल लिखेंगे तो वो अलग अलग ऐसे में लिख सकते हैं, अलग अलग वैल्यूज शो करके लिख सकते हैं कि इंटीग्रिटी में लिख सकते हैं उसको, या फिर मतलब डिसिप्लिन में लिख सकते हैं, या फिर एजुकेशन के अंदर लिख सकते हैं उसको। राइट, सो ये एक एग्जाम्पल है, आप उसको अलग अलग लिख सकते हो। जैसे महात्मा गांधी जी हो गए तो उनका आप अलग अलग, जैसे अलग अलग उनकी फेजेज़ हैं लाइफ के, तो उनके अलग अलग फेजेज़ में अलग अलग वैल्यूज़ शो कर रहे हैं, तो ये आप अलग अलग वैल्यूज़ में लिख सकते हो आंसर। एग्जाम्पल क्वेश्चन ले लेते हैं। सर, इज इट नेसेसरी टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन इन मैथ्स ऑप्शनल? यार मैथ्स का विल कम इन सम टाइम, मैं बताता हूँ। सर, प्री में डर लग रहा है मेनली, सी सेट में क्या करें अभी तक, बी से इन स्मॉल स्टेप्स। अभी अगर आपका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है ना, तो यू नीड टू कवर, मतलब अभी आप बेसिक्स क्लियर करिए अपने। बेसिक्स 3-4 जगह से हो सकते हैं, या तो एक शून्य का कोर्स आता है, या फिर किसी भी कोचिंग का मॉड्यूल आता है सी सेट का, वो ले सकते हैं आप। सेकेंडली एन जो होती हैं, अगर आप बिल्कुल भी मैथ्स नहीं आती है ना, तो एन पे जाइए सीधा सीधा। 6-7 है कि एन करिए, उनमें से वो टॉपिक उठाइए कि नंबर सिस्टम हो गया, या फिर जो क्वेश्चन हमारे आते हैं मैथ्स के अंदर वो सारे उठाइए। वहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, वो साइकिल पावर के क्वेश्चन हो गए, या फिर कौन सा नंबर किसके डिविजिबल हो गए, ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे वहाँ से, तो आप बिल्ड कर जाओगे। वहाँ से बेस आपका बिल्ड हो जाएगा। बेस बिल्ड करने के बाद यू कैन रेफर आर एस अग्रवाल कर सकते हो, या फिर कोचिंग की बुक्स भी कर सकते हो। ये छोटा छोटा स्टेप अभी एन वगैरह से रेफर कर सकते हो, वरना आप कॉन्सेप्ट किसी से समझ लो, वरना किसी का मॉड्यूल ले लो, किसी बुक का। बेस्ट बुक फॉर PYQs या खुद से एनालाइज करें, मतलब मार्केट में अवेलेबल हैं बुक्स बहुत सारी मेंस के लिए एंड प्री के लिए, बट इट्स वेरी नेसेसरी कि आप खुद से करें सारा कुछ एनालाइज। तो प्री का बुक आता है, मतलब एक किरण पब्लिकेशन की आती है 1979 से लेकर आगे तक की आती है, या फिर मृणाल सर की भी बुक आती है 1995 से आगे के क्वेश्चन की, तो आप वो रेफर कर सकते हैं। एंड उसके अंदर टॉपिक वाइज दे रखे हैं, बट
आई वुड सजेस्ट कि वो 2008 या 2009 तक का करिए, उसके बाद ईयर वाइज उठाइए पेपर और ईयर वाइज एनालाइज करिए क्वेश्चन, क्योंकि वो फील्ड आपका जब डेवलप होगा ना कि आपके सबकॉन्शियस में जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि लगातार डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गए तो क्या होगा। तो ये सारा आपको ईयर वाइज करने से ज़्यादा मतलब मैं प्रेफर करूँगा कि ईयर वाइज कर लो, बाकी आपकी चॉइस है, कुछ भी कर सकते हो। एंड मेंस का तो यार यू नीड टू डू बाई इट योर सेल्फ, मतलब मार्केट में कुछ अच्छा मटेरियल अवेलेबल है नहीं। तो मेंस में मैं स्ट्रेटेजी बता देता हूँ कि चारों जीएस कैसे करते हैं। तो बेसिक अप्रोच यही है कि अपना जब आपका कोचिंग चल रहा है तो कोचिंग में आप सारा अपना फाउंडेशन कोर्स के अंदर सारी कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लीजिए, उसके नोट्स वगैरह बना लीजिए। और ये एक दिक्कत आती है कि जो विच आई हैव नोटिस्ड एंड आफ्टर टॉकिंग टू सो मेनी एक्सपीरियंस एंड माय फ्रेंड्स, कि कोचिंग में थोड़ा प्रीलिम्स स्पेसिफिक रहता है। जैसे बाजीराम में अगर आप ले रहे हो कोचिंग, तो वहाँ पे प्रीलिम्स के बारे में ज़्यादा आपको बताएंगे, तो मेंस रिलेटेड तो मेंस रेलेवेंट कंटेंट काफ़ी कम हो जाता है। तो फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू आफ्टर क्लियरिंग ऑल योर कॉन्सेप्ट्स इज टू मेक नोट्स ऑफ एवरी टॉपिक विच इज़ मैंशनड इन द मेंस सिलेबस। तो GS2 का एग्जांपल हो गया, तो उसमें जैसे पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन कर रखा है, तो जस्ट कोई भी मार्केट से मटेरियल उठा लो, विजन का आता है मटेरियल आता है, उनकी बुक्स आती है, गवर्नेंस की अलग बुक हो गई, सोशल इशूज़ की अलग बुक होगी, तो ये उठाइए मार्केट से। या फिर शून्य का भी मटेरियल आता है, उनका GS2 का बुक आता है, या फिर ओनली आइस का प्रहार आता है। तो ये कोई भी एक मटेरियल उठाइए, एक ही उठाइए और उसमें से नोट्स बना लीजिए अपने, कि अगर ऑब्वियसली नोट्स आप पहले 4-5 बार पढ़ेंगे उन्हें, जब आपके माइंड में जाएंगी चीज़ें, जब आप उनको याद करने लग जाएंगे, तब आप उसके नोट्स बनाएंगे। ताकि मतलब आप पहली बार में नोट्स बनाने जाओगे तो आप अगर 2 पेज का टॉपिक दे रखा है तो आप 1.5 पेज में लिख पाओगे या 1 पेज में लिख दोगे उसको। तो ये उतना बेनिफिशियल नहीं रहेगा। जब आप 4-5 बार पढ़ लो सेम टॉपिक को, देन यू कैन कवर द जो 2 पेज में अगर विजन में दे रखा है मटेरियल, जब 3 पेज में दे रखा है, आप उसको आधे पेज में या फिर 1/5 ऑफ द पेज या फिर 1/3 ऑफ द पेज में लिखोगे, दैट वुड मतलब उस लेवल तक पहुँचने में। तो इसलिए पहले आप उसको बहुत बार पढ़िए, एंड देन जब आपके माइंड में जाने लगे चीज़ें, जब आपको लगे कि यार अच्छा यही चीज़ मुझे करनी है याद, ये चीज़ मार्क्स देती है पेपर में, जैसे केस स्टडीज़ हो गई या बेस्ट प्रैक्टिसेस हो गई, ये चीज़ें ज़्यादा मार्क्स देती हैं पेपर में, तो अपने नोट्स में आप इन चीज़ को मेंशन कर सकते हैं, इन्हीं के नोट्स बनते हैं। GS2 में भी यही होता है, GS3 में भी यही होता है। GS1 हमारा मोर और लेस प्रीलिम्स वाला होता है, सारा हिस्ट्री हो गई या फिर ज्योग्राफी हो गई, उसमें सोसाइटी पोर्शन होता है जो दैट यू नीड टू कवर फ्रॉम, कहीं से भी कर लो यार, विजन का कर सकते हो, शून्य या फिर प्रहार से भी कर सकते हो, बाजीराम का मटेरियल भी रेफ़र कर सकते हो। मैंने शून्य किया था एंड विजन वाला मटेरियल रेफ़र किया था। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप एक बार ले लिए मार्केट से ले लीजिए, सस्ता ही मिलता है, ज़्यादा महंगा नहीं आता। जैसे एक बार गो थ्रू करिए, आपको जो चीज़ आपके जो चीज़ आपको सही लगे ना, वो रेफ़र कर सकते हो उसको। जो फर्स्ट लेवल तो ये हो गया। उसके बाद यू नीड टू डू सम टेस्ट सीरीज़, और मतलब मार्केट से पेपर उठा लीजिए और उनके आंसर्स घर बैठ के लिखिए, ताकि आपका एक आंसर राइटिंग स्टाइल डेवलप हो सके। एंड उसके लिए आप ये भी कर सकते हो कि जो विजन की वेबसाइट पे अवेलेबल है, टॉपर्सकॉपी की होती है, तो उसमें मतलब पहले तो मार्कशीट देखिए लोगों की कि अच्छा इसके किस में कितने मार्क्स आए थे, एंड देन यू कैन जस्ट रीड द आंसर्स। अगर आपको लग रहा है कि सही है आंसर्स, तो फिर अगर आपके साथ ट्यून हो रहे हैं आंसर राइटिंग स्टाइल, तो उसकी आप और कॉपी पढ़ सकते हैं साथ साथ। तो जितना आप पढ़ेंगे उनके आंसर कॉपीज़, एंड तो फिर आपका भी वो स्टाइल डेवलप होगा, एंड देन यू विल राइट दोज आंसर्स। मतलब जो भी आप कोचिंग में जाओगे, कोचिंग का टेस्ट सीरीज उठाओगे, फोरम हो गया, विजन हो गया, तो उसके आंसर्स आप घर बैठ के लिखिए सेक्शनल टेस्ट के। थर्ड स्टेप वुड बी टू डू PYQs करना कैसे है कि 2013 से लेकर आगे तक का करना होता है। तो स्टार्टिंग आप कर सकते हो कि 2013 से पढ़ना चालू करो कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते थे, उनको आप स्क्रिबल कर सकते हो कि अच्छा अगर सबसे पहला पार्ट हो गया कि जो क्वेश्चन पढ़ा हमने डिवाइड किया कि अच्छा ये पूछा गया, उसमें ये 3 सब पार्ट्स पूछ रखे हैं, तो ये भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि ये जो कोचिंग के टेस्ट हो गए इनमें आप कर सकते हैं। उसमें लिखा होता है क्या, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा उसके नीचे उन्होंने लिख रखा होता है, अच्छा इसमें ये बता रखा है कि पहले इंट्रोडक्शन आपको देना है, देन चैलेंजेस हो गया, देन वे फॉरवर्ड हो गया या सोल्यूशंस हो गया, या फिर ऐसे अलग अलग चीज़ें होती हैं अलग अलग क्वेश्चन के लिए। और जब आप ये सही से करने लग जाओगे, तब आपको समझ में आएगा कि यार हमारा सही जा रहा है, कि हम सब पार्ट में सही से तोड़ पा रहे हैं। पहले होता था कि वो डायरेक्टली पूछते थे कि व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ इन वाटरशेड डेवलपमेंट और उसके सोल्यूशन बता दूँ। अब ऐसा नहीं होता, अब काफ़ी घुमा के पूछने लग गए वो। एंड स्पेशली इन एथिक्स में देयर आर वेरियस बुक्स अवेलेबल इन द मार्केट। वन ऑफ देम इज डिकोड एथिक्स विच इज़ वेरी गुड। मतलब उसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स, डायग्राम्स वगैरह मिल जाएंगे। बट आई वुड प्रेफर कि पहले आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लीजिए। जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे ना एथिक्स के अंदर, तो आप आंसर्स अच्छे से लिख पाएंगे। और एथिक्स में देर इज़ वन सत्यम जैन सर हैं, उनका भी अंडरस्टैंड यूपीएससी करके चैनल है, उनका एक कोर्स था, आई थिंक 15-16 लेक्चर्स का कोर्स था, एंड उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल गई थी। तो आप वो रेफ़र कर सकते हैं, या फिर आप लुकमान आइस का ले सकते हैं, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाती है। तो फर्स्ट स्टेप इन एथिक्स वुड बी टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स इन एथिक्स। मतलब ये नहीं है कि यार इंटीग्रिटी है तो उसका रट्टा मार लिया और फिर एग्जाम्पल्स रट लिए और हम लिख के आएंगे, तो लिखा नहीं जाएगा वहाँ पे। इस साल का अगर आपने पेपर देखा होगा तो
यू विल फाइंड कि बहुत ज़्यादा घुमा घुमा के पूछ रखे हैं क्वेश्चंस, आपको समझ में नहीं आएगा कि आप पूछना क्या चाह रहे हो। तो फर्स्ट मतलब आई वुड प्रेफर कि पहले आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे देन यू कैन गो अहेड विद PYQs, या फिर कोचिंग का टेस्ट लिखिए, PYQs पढ़िए, या फिर जो टॉपर्स कॉपी होती है एथिक्स की वो भी पढ़ सकते हैं। GS में ही होता है। एंड द क्वेश्चन वाज कि PYQ एनालाइज कैसे करें। एनालाइज करने का यही तरीका है कि जस्ट 13 से लेकर अब तक के पेपर उठाओ, उनको लिखने का ट्राई करो। जैसे अगर 10 मार्कर है तो 2 पेज में लिखो, उसको किसी से चेक कराओ, उसमें वैल्यू एडिशन करो कि अब अच्छा अगर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का क्वेश्चन था तो मैंने ये डेफिनेशन लिखी उसकी, लेकिन उसमें कुछ और बेटर अवेलेबल है मार्केट के अंदर। जैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर की एक स्पीच है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में वो बताते हैं। तो रादर देन राइटिंग कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म रेफर्स टू दिस, यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर BR अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज दिस, और ये उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के स्पीच में बताया था। तो ये आपकी वैल्यू एडिशन होगी। चलो आपने डेफिनेशन तो बता ही दी, लेकिन साथ में आपने एक रेफरेंस भी दे दिया कि जिन मतलब जो अपने फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उनका रेफरेंस दे दिया, या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का रेफरेंस दे दिया। तो जब एग्जामिनर देखेगा, चेक करेगा, तो हिल फाइंड कि यार डेफिनेशन तो सब लोग लिखते हैं, सबको पता ही होता है, बट आपके में थोड़ी एक एक्स्ट्रा चीज़ होगी कि आपने रेफरेंस दे रखा है किसी चीज़ का, तो वो ज़्यादा क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी एंड इट विल फेच यू हाफ और 1 मार्क्स एक्स्ट्रा इन एवरी क्वेश्चन इफ अगर आप करते हो ये चीज़ तो इसलिए PYQs करना ज़्यादा ज़रूरी है, और खुद से करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे ख्याल से। ऑब्वियसली यू कैन बाई मटीरियल फ्रॉम मार्केट, लाइक अरिहंत के आंसर्स आते हैं, दृष्टि के आते हैं, शून्य के आते हैं, वो देख सकते हो आप, बट मेरे हिसाब से खुद से ही बनाना पड़ेगा आपको, तभी समझ में आएगा। प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस बुक कौन सी रेफर करें फॉर हिस्ट्री एंड पॉलिटी? यार प्रैक्टिस बुक मतलब NCERT के क्वेश्चंस आते हैं, आई थिंक NCERT की बुक्स आती हैं जिसमें क्वेश्चंस दे रखे होते हैं, वो आप रेफर कर सकते हो, बट मैंने नहीं करी थी। आप पढ़ लीजिए सारा कुछ, पॉलिटी एंड हिस्ट्री पढ़ लीजिए, आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बना लीजिए उसमें, एंड देन कोचिंग के पेपर रेफर कर सकते हैं हम प्रीलिम्स में। लाइक मैंने फोरम के करे थे, विजन के करे थे, इवन नेक्स्ट आइज के भी करे थे, GS स्कोर के भी करे थे। तो आप जितना इसमें सेक्शनल वाइज जा सकते हैं तो उतना बेटर रहेगा आपके लिए, उतनी ज़्यादा आपको वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ क्वेश्चन कवर हो पाएंगे, और उतना ज़्यादा क्लैरिटी आएगी आपको, और याद होंगी बेसिकली चीज़ें वही हैं। तो पहले आप पढ़ लीजिए उसको, एंड देन यू कैन कवर द क्वेश्चन फ्रॉम टेस्ट सीरीज, एंड आफ्टर दैट एंड अलॉन्ग विद दैट यू कैन कवर क्वेश्चन फ्रॉम PYQs। डेली न्यूज़ के नोट्स बनाने हैं और NCERT के शॉर्ट नोट्स बनाएं, या फिर सिर्फ मार्क लाइन या और रिविजन करें? डेली न्यूज़ यार, इफ़ यू आर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन आई वुड सजेस्ट कि यू शुड रीड न्यूज़पेपर ऑन डेली बेसिस, प्रेफरेबली इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द एडिटोरियल, इन अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, देन यू कैन सी सम डेली न्यूज़ एनालिसिस आता है बहुत कोचिंग का, वो आप प्रेफर कर सकते हो, वो देख सकते हो आप। तो फर्स्ट थिंग वुड बी दैट, उसमें से नोट्स बना सकते हो, रनिंग नोट्स बना सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि यार खुद से मत बनाना, क्योंकि काफ़ी एक तो टायरिंग प्रोसेस होता है और काफ़ी टाइम कंज्यूम कर लेता है, एंड नाउ डेज क्वेश्चन आर नॉट कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द करंट अफेयर्स इटसेल्फ। सो इट्स बेटर टू, मतलब जहाँ से कोचिंग वाले बना रहे हैं यार, मतलब विजन वाले इतना पैसा खर्च करके अपनी मैगजीन बनाते हैं मंथली, तो इट्स प्रेफरेबल टू वो पढ़ लो, या फिर बहुत से विजन का पढ़ लो, या फिर बाजीराम का पढ़ लो, या शून्य का पढ़ लो, बहुत सारी आती है मार्केट में। बस आप पढ़िए, हमारा पर्पज़ ये है कि वो जो एनालिसिस होता है, जो एडिटोरियल का एनालिसिस होता है, हम वो समझ पाएँ। तो मेन हमारा पर्पज़ ये है न्यूज़पेपर पढ़ने का, और जो न्यूज़ में चल रहा है उससे आप मतलब पता रहे कि अच्छा ये रहता है। NCERT के शॉर्ट नोट्स बनाए, या सिर्फ NCERT के यार आई वुड मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, जस्ट फिर साइड में रख दीजिए। तो NCERT खाली हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो उतना है भी नहीं कुछ NCERT का। तो 1 या 2 कस्टमरी रीडिंग दे सकते हैं आप, आपको बेसिक समझ में आ जाएगा। देन उसके बाद आपको स्टैंडर्ड बुक्स पे आना ही पड़ेगा। मतलब अगर पॉलिटी का करोगे तो 11th क्लास वाली जो है कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क समथिंग है, तो उसमें सब कुछ दे रखा है, लेकिन लक्ष्मीकांत उसी का एक बड़ा सुपर सेट है, मतलब उसमें सब कुछ कवर्ड है, जो उस NCERT में है वो सारा कुछ है ही लक्ष्मीकांत में, लेकिन उससे ज़्यादा भी एक्स्ट्रा भी है। तो इसीलिए इट्स प्रेफरेबल टू जस्ट गिव 1 और 2 रीडिंग्स, आफ्टर दैट स्टैंडर्ड बुक पे शिफ्ट कर दीजिए। एंड ज्योग्राफी और हिस्ट्री में तो यार NCERT बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो उसको तो 10-12 बार भी पढ़ लोगे तो भी कम रहेगा वो तो। हाउ टू प्रिपेयर नोट्स फ्रॉम मंथली मैगजीन विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स? यार मतलब आई वुड सजेस्ट कि यू शुड नॉट मेक नोट्स फ्रॉम मंथली मैगजीन, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना कंसाइज मटेरियल होता है, उसी में आप मार्क कर लीजिए, एंड इतना टाइम होता नहीं है, मतलब मेरे पास तो टाइम नहीं था कि मैं मंथली मैगजीन में से बना पाऊँ नोट्स। तो मैंने मंथली मैगजीन ऑफ शून्य रेफर करी थी, एंड जो ईयरली कंपाइलेशन आती है PT 365 वो रेफर करी थी, बट नोट्स नहीं बनाए थे। उन्हीं को मैंने 6-7 बार पढ़ लिया था, उसी में मैंने हाईलाइट कर दिया था सारा कुछ, और उसमें अगर मुझे लग रहा था कि अच्छा ये मैं ज़्यादा भूल जाऊँगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया, उसको मैंने कहीं नोट डाउन कर लिया था, बट ऐसा नहीं था कि सारा सब कुछ कहीं नोट बना रहा हूँ।
यार आई वुड अभी मैं ऑप्शनल का बता देता हूँ अपना कि मेरा ऑप्शनल मैथमेटिक्स था एंड द फर्स्ट इज़ मतलब चूज़ कैसे करें मैथमेटिक्स, मतलब ऑप्शनल कैसे चूज़ करें कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो प्रिपरेशन, तो फर्स्ट थिंग वुड बी टू आपका इंटरेस्ट आपको देखना पड़ेगा कि कौन से में आपका एप्टीट्यूड है, कौन कौन से सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है। सेकंड वुड बी टू सी द सिलेबस एंड PYQs। सिलेबस देखिए, आपको लग रहा है कि चलो मैं ये कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, तो आप वो ले सकते हैं। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया कि उसमें मार्क्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं आजकल। जैसे मैथ्स में ऐसा है कि इफ़ यू आर डूइंग रियली गुड, अगर आप अच्छा पेपर करके आते हो तो आप टॉपर्स में आ जाओगे मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरा यही था यार कि थोड़ा बहुत एप्टीट्यूड था मैथ्स का बचपन से ही, और कॉलेज में भी काफ़ी कुछ करा था मैथ्स के ऊपर। तो मैंने सिलेबस भी देखा, मेरे को लगा यार काफ़ी फेमिलियर सिलेबस है, और मार्क्स भी तो उस साल आ रहे थे, उस मतलब 3-4 साल से आ रहे थे, काफ़ी ज़्यादा मार्क्स आ रहे थे मैथ्स के अंदर। मैंने सोचा मैथ्स ले लेते हैं। एंड बट आपको देखना पड़ेगा कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, मेहनत बहुत है इसमें। मैथ्स में ऐसा है कि अगर आप या तो हाई रिस्क है और हाई मतलब रिटर्न्स भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं उसके। अगर आप अच्छा करेंगे तो टॉप 10% में आ जाओगे, अगर नहीं करोगे तो बॉटम 10% में चले जाओगे। मतलब इवन काफ़ी लोग हैं, दे आर नॉट एबल टू स्कोर मोर देन 200 इन मैथमेटिक्स इटसेल्फ। तो ये काफ़ी मैटर कर जाता है। तो मैथ्स की स्ट्रेटजी बता देता हूँ कि मैंने IMS का मटेरियल आता है, स्टैंडर्ड मटेरियल है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है। तो फर्स्टली मतलब मैंने कोचिंग नहीं ली थी, आई थॉट कि मैं आई बी एबल टू डू मैथ्स बाय माई सेल्फ, तो मैंने खुद से ही कर लिया था। बट इफ़ यू थिंक कोचिंग की ज़रूरत है आपको या खुद से समझ में नहीं आ रहा है, तो यू कैन टेक द कोचिंग भी ले सकते हो। मतलब नोट्स आपको करना है, आप मतलब बहुत टाइम लगता है नोट्स कवर करने में। बट अगर मैं मतलब मेरा पढ़ने का स्टाइल ऐसा होता था कि मैं पूरा दिन वही करता था, मैथ्स करता था और न्यूज़पेपर पढ़ता था स्टार्टिंग में। तो तब आई वॉज एबल टू कवर एंटायर मैथमेटिक्स सिलेबस इन 3.5 to 4 months। तो मैंने जब इतना किया और मैंने सोचा चलो अब टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन करके देखते हैं, PYQs करते हैं, तो आई वॉज नॉट एबल टू सोल्व इवन अ सिंगल क्वेश्चन। और मैं इतना पैनिक हो गया यार कि अब इतना सारा किया, 4 महीने दे दिए इसको, और अभी भी कुछ क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पा रहे हैं, मतलब कोई भी नहीं हो पा रहा था, अप्रोच ही समझ में नहीं आ रही थी। तब मैंने फिर और टॉपर स्टॉक देखी कि अच्छा मैथ स्कोर कैसे करते हैं। तो मुझे पता चला कि यार कि ये नॉर्मल है, आपको बहुत इटरेशंस करने पड़ेंगे मैथ्स में, तब जाके आप अच्छे से कर पाओगे मैथ्स को। तो उसके बाद फिर सेकंड इटरेशन किया मैथ्स का मैंने, 2 ढाई महीने में हुआ था। देन एक और इटरेशन किया जो 1-1.5 महीने में हो गया था। तो इटरेशन आपको करना पड़ेगा। एंड इसमें ऐसा है कि अगर मैथ्स का आप IMS के ही नोट्स, सिर्फ IMS के नोट्स भी कर लोगे ना, आई थिंक 6-7 टाइम्स भी कर लोगे, तो आपके 250 प्लस 270 के आसपास आप टच कर जाओगे स्कोर को। उससे आगे जाने के लिए आपको थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा। फॉर इंस्टेंस कि जैसे एक वरुण रेड्डी सर थे, 2018 में IIT बॉम्बे से ही थे वो भी। वरुण रेड्डी सर, उनकी IMS के चैनल पे वीडियो भी अवेलेबल है, इफ़ यू कैन, अगर टाइम है तो वो देख सकते हो। काफ़ी सही उन्होंने डिटेल में बता रखा है कि कौन से महीने में उन्होंने क्या क्या किया था। तो उन्होंने बेसिकली यही बताया था कि IMS की टेस्ट सीरीज़ ली थी उन्होंने पुराने सालों की, और उन्होंने 4-5 साल की टेस्ट सीरीज़ उठाई वहाँ से, और उनको जैसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना, तो वो सारा किया। तो 2 चीज़ें होगी। फर्स्ट इज़ कि IMS के नोट्स हो गए, उसमें सर ने काफ़ी कुछ कवर कर रखा है, लेकिन उसमें भी काफ़ी गैप्स बच जाते हैं उसके बाद भी। तो जो गैप्स कवर, और वो गैप्स आप IMS की टेस्ट सीरीज से कवर कर सकते हो एंड PYQs के थ्रू कवर कर सकते हो। मतलब टेस्ट सीरीज में वो सारे क्वेश्चन आते हैं जो या तो बुक्स में दे रखे हैं और नोट्स में नहीं है, या फिर मतलब वो थोड़ा सप्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, ऐसा रहता है। तो आप ये 2-3 चीज़ें कर सकते हो, एंड देन उसके बाद आप PYQ भी कर सकते हो। PYQ ऑफ सिविल सर्विसेज एंड फॉरेस्ट एग्जाम के भी आप PYQ कर सकते हो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक, तभी आप अच्छे से कर पाओगे मैथ्स में। और मैथ्स का यही है कि यू नीड टू वर्क वेरी हार्ड टू स्कोर रियली गुड, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है मैथ्स में। एंड देयर इज़ ऑल्सो वन थिंग कि यार सब लोग सोचते हैं कि मैथ्स में होने के लिए IITian होना ज़रूरी है। तो आई वुड से कि यार इतना ज़रूरी नहीं है, बहुत नॉन IITians भी कर रहे हैं मैथ्स और अच्छा स्कोर कर रहे हैं। बस यू नीड टू बिलीव इन योरसेल्फ कि आप कर पाओगे मैथ्स, और डरना नहीं है मैथ्स से। आप मतलब जो IITian स्टूडेंट्स आते हैं, तो उनमें कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत अच्छा स्कोर कर जाते हैं, और कुछ होते हैं नहीं कर पाते स्कोर IITians। एंड इसका ऑपोजिट भी अवेलेबल है कि जो नॉन IITian है वो अच्छा स्कोर करते हैं, और नॉन IITian अच्छा स्कोर भी नहीं करते। तो हर केस अवेलेबल है आपको। बस अगर आप नॉन IITian हो और आप सोच रहे हो कि मैथ्स लूँ, तो बस ये चीज़ आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत कर पा रहे हो जितनी बाकी लोग कर रहे हैं मैथ्स के अंदर, तो आप अच्छा स्कोर कर जाओगे। तो मेहनत से नहीं डरना है, और ये सारी चीज़ें कवर करनी है। ये बेसिक बेसिक हो गया, और कुछ कुछ बुक्स भी जैसे टॉपर कनिष्क कटारिया सर हो गए, जैसे उन्होंने अपने चैनल पे बहुत अच्छे से बता रखा है कि उन्होंने कैसे कवर किया था। और वरुण रेड्डी सर की वीडियो हो गई, ये 2 चीज़ें थी बहुत सही, काफ़ी होलिस्टिक स्ट्रेटेजी बता रखी है इन्होंने। आप ये कवर कर सकते हो। उसमें बुक लिस्ट भी सर ने मेंशन कर रखी है कि यार कृष्णा सीरीज़ कौन कौन से चैप्टर्स के लिए, कौन कौन से यूनिट्स के लिए करी थी उन्होंने, एंड PD OD के लिए क्या किया था, या फ्लूइड डायनेमिक्स फिजिक्स पोर्शन के लिए क्या किया था। 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। जैसे मॉडर्न एल्जेब्रा हो गया, तो मॉडर्न एल्जेब्रा में IMS का मटेरियल मोर देन सफिशिएंट है मेरे ख्याल से। तो उसको करने का तरीका यही है कि फर्स्ट उसको एक बार रीड कर लो, जैसे हम GS के आंसर्स या कुछ थ्योरी रीड करते हैं ना,
तो फर्स्ट वुड बी टू रीड, मतलब वो ज़्यादा टाइम नहीं, 10 एक दिन में सारा रीड कर लो उसको और समझने की कोशिश करो। अच्छा ये चीज़ें होती हैं कि ग्रुप्स हो गए, सेट्स हो गए, रिंग्स हो गई, है ना, यूक्लिडियन डोमेन हो गया, ये सारा आप एक बार समझने की कोशिश करो। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत वेल एंड गुड, अगर नहीं आ रहा तो उसको दोबारा रीड करने की कोशिश करो। और प्रेफरेबली अगर कोई आपको समझा दे, जो आगे वाले पोर्शन हो गए जैसे यूक्लिडियन डोमेन हो गया, अगर ये सब कोई आपको समझा दे तो मतलब उससे कुछ अच्छा होगा नहीं। तो पहले उसको अच्छे से रीड करो, जब आपके माइंड में जाने लगे चीज़ें, जब आपको थोड़ा बेटर क्लैरिटी मिलने लगे इन टॉपिक्स में, तब आप उनके क्वेश्चंस, जैसे मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करते हैं वैसे सोल्व कर सकते हो। जो भी थ्योरम्स हो गई, जो भी क्वेश्चंस हो गए, आप एंड टू एंड सोल्व करिए उनको। और मतलब वही आप 5-6 बार कर लोगे तो आई थिंक थोड़ा आपको एटलीस्ट ईजी टू मीडियम क्वेश्चन आप कर पाओगे उसके अंदर। तो डिफिकल्ट होता है यार, वो तो किसी से होता नहीं है, और ना इतना टाइम कि आप इतना एक्स्ट्रा कर लो उसके अंदर। विच मटीरियल टू फॉलो, मटेरियल यार मैंने बता दिया है, जो मेनली टॉपर्स होते हैं मैंने उन्हीं वही वही सब मटेरियल यूज़ किया था, कुछ अलग से नहीं किया था। एंड द अलग अगला हो गया कि 2024 में फर्स्ट अटेम्प्ट एंड नो गाइडेंस प्लीज़, मंथली टारगेट क्या हो प्लीज़ बताइए। अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन 2024 के लिए, तो फर्स्टली आप अपनी फाउंडेशन पे बिल्ड करिए। फर्स्ट वुड बी टू कवर, न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए स्टार्टिंग, उसके साथ साथ आप पॉलिटी कवर करिए, उसके बाद आप इकोनॉमी कवर करिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यूज़पेपर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी उसके साथ साथ। उसके बाद आप अपना ऑप्शनल स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि आपको ये सब आपको जुलाई एंड या अगस्त तक ख़त्म करना पड़ेगा। देन आप अपना ऑप्शनल भी कवर कर सकते हैं। ऑप्शनल जनवरी तक या दिसंबर जनवरी तक आपको 2-3 बार करना पड़ेगा, उसकी आंसर राइटिंग भी करनी पड़ेगी। मैथ्स है तो आपको एटलीस्ट 3-4 इटरेशन करने पड़ेंगे मैथ्स के। उसके बाद आपको प्रीलिम्स ही पढ़ना पड़ेगा। प्रीलिम्स में पॉलिटी और इकोनॉमी पढ़ चुके हो आप, ज्योग्राफी हिस्ट्री हो गया, जो एनवायरमेंट साइंस है, ये सब आता है, मटीरियल रहता है इनका, ये सारा कवर करना पड़ेगा। देन प्रीलिम्स आ जाएगा। प्रीलिम्स के बाद आपका प्रीलिम्स और मेंस के बीच में यही रहता है कि स्ट्रेटजी ये रहती है कि फर्स्टली यू नीड टू कवर, जो पहला मंथ होता है, जो 4 वीक्स हो गए, यू कैन डिवाइड इट इन पेपर 1 सेक्शन ए, पेपर 2 सेक्शन बी, पेपर 1 सेक्शन ए, पेपर 1 सेक्शन बी, मतलब 2-2 सेक्शन में डिवाइड होता है ना, तो एक-एक वीक एक-एक सेक्शन को दे सकते हो आप। एंड एक महीने में सारा कवर कर सकते हो। उसके साथ नोट्स हो गए, उसके पीवाईक्यूज हो गए, जो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन हो गए, ये भी कर सकते हो। एंड ट्राई टू गिव 4 टेस्ट इन फर्स्ट 4 वीक्स ऑफ ऑप्शनल। इसके साथ आप अपना थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ सकते हो, थोड़ा मैगजीन पढ़ सकते हो। बट मतलब मेनली ये स्ट्रेटजी रहती है बच्चों की कि पहले वो कवर कर लें, पीवाई अपने ऑप्शनल कवर हो जाए एक महीने में। उसके बाद एक महीने में आप जीएस पढ़ सकते हो। ये उसके लिए भी 10-15 दिन दे दो एक जीएस को। और साथ में जब आपका कवर हो जाए, मान लो जीएस 4 को आपने 10 दिन दिए, 10 दिन में आपने जीएस पढ़ा तो एक टेस्ट दे के आ गए उसका। और एंड में आते आते आपको एथिक्स प्रिपेयर करना पड़ेगा, आपको ऐसे भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसके जो उसका मटेरियल आता है कि एनेक्डोट हो गया, बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये सब हो गया, ये सब आपके नोट्स बनाने पड़ेंगे आपको। और ट्राई टू गिव, मतलब 8 एक टेस्ट दे दो टोटल, मतलब एक जीएस के 2 टेस्ट दे दो, और ऑप्शनल के जितने दे पाओ उतना बेटर रहेगा। बट 10 to 12 वुड बी मोर देन सफिशिएंट। मैथ्स अगर आपका है तो आई वुड सजेस्ट कि यार जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा दे दो। मतलब मैंने आई थिंक 16 टेस्ट बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस दिए थे। एंड उसके ये एग्जाम एनवायरनमेंट में टेस्ट दिए थे मैंने। इसके अलावा जो मैंने आईएमएस की टेस्ट सीरीज़ करी थी प्रीवियस ईयर्स की, दैट वो नंबर बहुत ज़्यादा हो गया था, मतलब 60-70 से क्रॉस हो गया था वो नंबर। अगर मतलब मैंने पिछले 4-5 सालों के टेस्ट ले लिए थे और वो सारे मैं सोल्व करता था। वो मतलब जैसे हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, जैसे नोट सोल्व करते हैं, मैंने उस तरीके से सोल्व किए थे वो। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू क्रिएट रफली 10 मंथ्स। यार ये मैंने बता दिया अभी ना कि पहले अपना, अगर आप बिल्कुल स्टार्ट करो तो मैंने भी बता दिया, अगर आपको थोड़ा बहुत बेसिक्स आता है ऑलरेडी तो अभी मेंस आप प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आपने प्रीलिम्स दिया है पहले तो आप अभी आप मेंस प्रिपेयर कर सकते हो अपना, जो सितंबर में मेंस होने वाले हैं ना अभी, तो उसमें आप अच्छे से इतना डेवलप कर लीजिए अपने चारों जीएस, या फिर 2 या 3 जीएस को टारगेट कर सकते हो। एंड अपना ऑप्शनल प्रिपेयर कर सकते हो। तो अगर आपका ऑप्शनल और 4 में से 2 या 3 आपके जीएस प्रिपेयर हैं तो आप बहुत अच्छी सिचुएशन में होंगे सितंबर तक। एंड अक्टूबर में जो बचा हुआ जीएस पोर्शन हो जाएगा वो कवर कर लीजिए। एंड उसके बाद आपको आई वुड सजेस्ट कि यार 6 महीने तो प्रीलिम्स पढ़ लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है। क्योंकि अगर प्रीलिम्स कवर नहीं हो पाएगा तो फिर मतलब काफ़ी डिप्रेशन आता है अगर नहीं होता तो। सर आपके मेंस के लिए कौन सा मीडियम एंड सब्जेक्ट था? यार मीडियम इंग्लिश था मेरा, एंड सब्जेक्ट मैथ्स था मेरा, मीडियम इंग्लिश था। कितने आवर्स की सेटिंग? यार ऑन एन एवरेज मतलब इट वाज अराउंड 9 to 10 आवर्स। मतलब ये कभी कभी 4 भी हो जाता था, कभी कभी 0 भी हो जाता था, और कभी कभी 12 या 14 भी हो जाता था। तो ये डिपेंड करता है, अगर मान लो प्रीलिम्स आने वाला है, 1 महीना बचा है, 2-3 हफ्ते बचे हुए हैं, तो आप वो कर, अगर 2-3 महीने अगर 1 महीना बचा है तो आपको 12-12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, उसका कोई वो नहीं है। बट अगर अभी जैसे 1 साल बचा है तो अभी आप 8 घंटे पढ़ोगे या 6-7 घंटे भी पढ़ोगे अभी जून में, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। तो ये, बट आपको ऑन एन एवरेज 8 to 9 आना चाहिए, 8 to 9 आवर्स आना चाहिए अगर पूरे साल का एवरेज निकालोगे तो। हाउ टू एनालाइज पी वाई क्यूज बेस्ट? यार बता दिया ही मैंने।
कि उसको में प्रीलिम्स में तो पढ़िए पीवाईक्यूज को, उसका माइंडसेट समझने की कोशिश करिए कि क्वेश्चन बना कैसे रहे। अगर अगर आप एग्जामिनर होते तो आप कैसे उसे उसमें क्या ट्रैप सेट करते कि यार मैं स्वैप कर देता इस चीज़ को, या फिर क्या चीज़ उसमें आसान है चेंज करना। तो एग्जामिनर भी एक टीचर ही होता है, एक इंसान ही होता है, वो भी वही सोचेगा जैसे क्या ट्रैप सेट किया जा सकता है। तो जितने प्रीवियस ईयर के 4-5 साल के पेपर आए ना, उनको तो बहुत ज़्यादा अच्छे से देखो यार, उनमें क्या क्या उन्होंने कहाँ कहाँ स्वैप मार रखा है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या चेंज कर रखा है। तो एनालाइज ऐसे करते हैं। और मेंस का यार आप लिखिए उनको आंसर्स को, तभी आप और लिख के चेक करवाइए कहीं से। एक कन्वर्ट आईएएस करके चैनल है, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उनकी वेबसाइट भी है, तो वो चेक करते हैं पीवाईक्यू मेंस के, तो आप वहाँ से चेक करा सकते हैं। मैथ्स पेपर 2 की स्ट्रेटेजी यार बता दी वैसे मैंने कि आईएमएस के नोट्स ही करे थे मैंने, एंड कुछ कुछ चीज़ों के लिए बुक्स रेफ़र करी थी, जैसे कृष्णा सीरीज़ की बुक्स रेफ़र करी थी। और पीडी के लिए मैंने वो किया था, एमडीआर करी थी उसके लिए। तो उसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन करे थे, बट मेनली जो आईएमएस के पुराने टेस्ट हो गए ना, उसमें सब कुछ कवर हो जाता है। जितने भी बुक्स के क्वेश्चन होते हैं ना, ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, वो सारे कवर हो जाते हैं उसके अंदर। तो वो यही स्ट्रैटेजी थी। और फिजिक्स पोर्शन के लिए यार, फिजिक्स पोर्शन के लिए फ्लूइड, उसमें ये आइडेंटिफाई आपको करना पड़ेगा कि कौन से टॉपिक ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। जैसे फ्लूइड में वैसे तो बहुत टफ है वो, लेकिन अगर आप पीवाईक्यूज देखोगे ना, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि यार यही 3-4 चीज़ें हैं, ये ज़्यादा पूछे जा रहा है। जैसे वोर्टेक्स हो गया, स्ट्रीमलाइंस हो गई, ये चीज़ें ज़्यादा पूछी जा रही हैं, तो इनकी आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए। और जो बाकी क्वेश्चन हो गए, जैसे रोलिंग वाला क्वेश्चन हो गया, ये इनके बहुत 2-3 साल में एक ही बार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इनको आप थोड़ा कम प्रेफरेंस देके आप उनको कर सकते हैं जो रेगुलरली पूछा ही जा रहा है। जैसे न्यूमेरिकल एनालिसिस में हो गया, वो रंगाकुट्टा मेथड हमेशा पूछ ही रहा है, वो 3-4 साल हो गए, तो आप वो उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। या सिंप्लेक्स मेथड हो गया, उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए कि उसमें गलती नहीं होनी चाहिए अगर वो क्वेश्चन आता है तो। ये पीवाईक्यू के थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। हाउ टू कवर करंट अफेयर्स, वेदर टू मेक नोट्स फ्रॉम न्यूज़पेपर और नॉट। 1.5 साल का कर लो यार करंट अफेयर्स, जनवरी 23 से लेके जब तक प्रीलिम्स नहीं होता आपका 24 तक, मई 24 तक। एंड it is preferable not to make notes from newspaper, rather cover current affairs from current affairs magazine of various coaching institutes, लाइक विजन की आती है, शून्य की आती है, वो वहाँ से आप कवर कर सकते हो। और न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है, मतलब आई वुड सजेस्ट कि एटलीस्ट दिसंबर तक न्यूज़पेपर पढ़िए, ताकि आपका एक एनालिटिकल माइंड डेवलप हो जाए। और मेंस में वो आपको हेल्प करेगा, मेन पर्पज़ ये है। इकोनॉमिक्स ऑप्शन सब्जेक्ट कैसे रहेगा यार, वो आपका एप्टीट्यूड मैटर करता है कि अगर आपको इकोनॉमिक्स में आपका एप्टीट्यूड है, आपको अच्छा लगता है, इंटरेस्ट आता है, उसके बाद आप ये देखिए कि उसमें गाइडेंस अवेलेबल है या नहीं है। जो पिछले साल के टॉपर्स हो गए, एक बार उनसे बात करिए कि मैथ्स में सॉरी इकोनॉमिक्स में स्कोर कैसा आ रहा है, और कितना टाइम लगता है कवर करने के लिए, और सस्टेन हो जाता है क्या सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट्स के अंदर। तो अगर आपका ये सब है, आपका इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड है, तो ले ही सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इट्स प्रेफरेबल कि एक बार आप टॉपर्स वगैरह से बात कर लो और अपना एप्टीट्यूड चेक कर लो, और पीवाईक्यू चेक कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको अगर फेमिलियर लगे तो आप ले सकते हो डेफिनेटली। मैं क्या 2024 में क्या करें कि पक्का पक्का निकल जाए, बुक्स एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। सी अगर मैं आपको देख, बुक्स वो हैं सब वही हैं सारी जो टॉपर्स बताते हैं, एंड टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट हो गए, जो 20% ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए ना, वो आपको ही आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। अगर मैं बताऊंगा तो उतना आपको समझ में भी नहीं आएगा, और उसका यूज़ भी नहीं रहेगा उतना। अगर आप, और इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका यही है कि जस्ट गो थ्रू पीवाईक्यूज। जितने ज़्यादा पीवाईक्यूज को करोगे आप, उतना ज़्यादा आपको समझेगा कि ये 20% थीम्स हैं, इनमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पीवाईक्यू के थ्रू आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर सकते हो। और बुक्स हमारी वही स्टैंडर्ड बुक्स हो गया, लक्ष्मीकांत हो गई, स्पेक्ट्रम हो गई, एनसीईआरटीज़ हो गई हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए। और कुछ कुछ चीज़ों के लिए ऑनलाइन आपको रेफर करना पड़ सकता है। दृष्टि इस पे बहुत अच्छा दे रखा होता है, PMFIS पे बहुत अच्छा दिया होता है, ज्योग्राफी रिलेटेड चीज़ होती है। और करंट अफेयर्स हो गया, करंट अफेयर्स के लिए विजन बहुत अच्छा है, शून्य भी बहुत बढ़िया मटेरियल देता है। और नितिन सिंघानिया हो गई, ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। और जो करंट पोर्शन हो गया, लाइक साइंस टेक हो गया, एनवायरमेंट हो गया, आपको जो इनकी मैगजीन आती है, विजन की हो गई या शून्य की हो गई, यहाँ से कवर कर सकते हो आप। मैथ्स ऑप्शन में एक मॉड्यूल आइडियली कितने डेज में कवर हो जाना चाहिए? अगर आप पूरा दिन करते हो कि पूरा दिन मैथ्स ही कर रहे हो 12-12 घंटे, तो आपका पूरा सिलेबस 3-4 महीने में ख़त्म हो जाएगा। ये बेसिकली कनिष्क कटारिया सर की स्ट्रैटेजी थी। उन्होंने ही बताया था कि ही यूज़ टू डू ओनली मैथ्स फॉर 3-3.5 मंथ्स, और उसमें उनका सारा कवर हो गया था। तो मैंने भी वही फॉलो किया था कि मैं पूरा दिन मैथ्स ही करता था, तो 3.5-4 महीने में सारा मैथ्स कवर हो गया था फर्स्ट इटरेशन। बट उसके बाद आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता, तो उसके बाद आपको देखना तो पड़ेगा यार कि मैथ्स में अच्छा और क्या क्या होता है। कि जैसे आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, आपको इटरेशन और करनी पड़ेंगी, सेम नोट्स को बार बार करना पड़ेगा, बार बार पेन पेपर लेके सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आपको अप्रोच बिल्ड हो पाएगी। आपकी अप्रोच तभी बिल्ड होगी यार
कि अगर ये क्वेश्चन आता है कि लीनियर स्पेस बता दो लीनियर अलजेब्रा में, तो उसमें हम भूल जाते हैं बार बार कि यार अच्छा कैसे करना था। वो तरीका बहुत आसान आसान है करना, वो तरीका याद नहीं रहता, वो दिक्कत वहाँ आती है। तो वो करने के लिए आपको बार बार क्वेश्चन जो नोट्स हो गए, जो भी जहाँ से भी आप रेफर कर रहे हो, बुक्स से कर रहे हो तो बुक से, वरना IMS के नोट्स हो गए, तो ये आप बार बार आपको करना पड़ेगा, तभी उसका फ़ायदा होगा। बट फर्स्ट इटरेशन यू कैन कवर इन 3-4 मंथ्स इफ़ यू आर डूइंग ओनली मैथ्स, अदरवाइज 6 से 8 महीने लग जाते हैं करने में। वैसे फिर सेकंड इटरेशन आपको करनी ही पड़ेगी। देखो मेहनत है इसमें, बट रिवॉर्ड भी उतने मिलते हैं कि अगर आप मैथ्स बहुत अच्छे से करते हो तो मार्क्स भी आपके 300 टच कर जाते हैं अगर अच्छे से करोगे तो मयूर खंडेलवाल सर थे, ही यूज टू से कि आप 5 इटरेशन कर लो IMS के नोट्स की सिर्फ, तो यू विल टच 260 मार्क्स इन मैथमेटिक्स। मतलब ये नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं बट 260 आ जाएंगे अगर 5 बार उनको कर लोगे तो। उसमें आप टेस्ट सीरीज जोड़ दो, PYQs वगैरह जोड़ दो, और 2 इटरेशन और जोड़ दो, 7 इटरेशन कर लोगे तो आपके आ जाएंगे 290 के आसपास या 300 टच हो जाएंगे। अब यहाँ से आपको 330 पे जाना है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको 4-5 इटरेशन और करने पड़ेंगे सेम नोट्स के, और बुक्स भी बहुत ज़्यादा रेफर करनी पड़ेंगी। लेकिन आप 300 टच कर सकते हो कि 6 से 7 इटरेशन हो गई, IMS की टेस्ट सीरीज़ हो गई, और PYQs हो गई, ये हो गया। एंड जो चीज़ आपको IMS में अच्छी नहीं मिलती है, यू कैन कवर दैट फ्रॉम शिवराज गुर्जर सर हैं, उनका मैथोक्रेट करके चैनल है, वहाँ पे सर ने बहुत ज़्यादा सारे टॉपिक्स करवा रखे हैं, डिफिकल्ट टॉपिक्स बहुत अच्छे से बता रखे हैं, तो आप वो वहाँ से रेफ़र कर सकते हो। सर हाउ टू बैलेंस मैथ्स एंड GS बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस। फर्स्ट वुड बी यार, मतलब आपका मैथ्स अगर अच्छे से बिल्ड है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि पहला 1 महीना यू शुड डू ओनली मैथ्स, जिसमें आप सारा एक बार सिलेबस कवर कर लो, सारे नोट्स हो जाएँ, आपके टेस्ट सीरीज़ हो जाए, एटलीस्ट 4 टेस्ट हो जाएँ 1 महीने में, और 1-2 बार आप कर लो अपना PYQ सारे कवर हो जाएँ, CSE वाले और फॉरेस्ट वाले। उसके बाद आप मेंस अपना GS पोर्शन उठाओ, क्योंकि जुलाई एंड तक यूजुअली आती है हमारी मेंस 365, तब तक आती है। तो जब तक वो नहीं आ रही तब तक आप अपना स्टैटिक पोर्शन कर लो, नोट्स वोट्स बना लो, जितने भी से रिवाइज कर लो, उनको याद कर लो। जब जब फिर जुलाई एंड में हमारी मेंस 365 आ जाती है, उसके नोट वो पढ़ के फिर नोट्स बना लो। मिड अगस्त तक, अगस्त 20 तक ये रहता है कि आप मेंस 365 पढ़ो, उसके नोट्स बना लो। फिर 10-12 दिन, और इसमें टेस्ट देते रहो बीच बीच में ना, 4 टेस्ट ट्राई करो कि अगस्त एंड तक हो जाए। देन 29 के आसपास, 29 अगस्त के आसपास दे यूज टू यूविजन यूज टू कंडक्ट अभ्यास वाला टेस्ट होता है उनका मेंस का, वो जाके दे सकते हो। दैट इज़ वेरी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होता है कि स्कूल में जाके देना होता है, पूरी फील आती है यार कि चलो मेंस लिख रहे हैं। उसके बाद ये आप सुबह शाम करके GS 1 2 3 4 लिखोगे। उसके बाद यू कैन मतलब तब 10-15 दिन रह जाएंगे सितंबर में मेंस के लिए। तब आप 2 इटरेशन कर सकते हो कि यार टेस्ट सेंटर पे जाओ, फोरम के या फिर विजन के, वहाँ जाके सुबह एक टेस्ट लिखो, देन शाम को लिखो, वही फॉर्मेट हमारा GS 1 2 3 4 1 2 3 4। ऐसे आप जितना इटरेशन कर पाओ उतना बेटर है, बट दिस शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर लर्निंग्स। मतलब जो आप रट्टा मार रहे हो या फिर जो याद कर रहे हो ना, अपना रिवाइज कर रहे हो नोट्स को, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए टेस्ट देने के लिए। तो पहले याद ये सारा रिवाइज करो, देन टेस्ट दो। ऐसा मत करना कि यार बिना रिवाइज करे टेस्ट देने चले गए, तो उसमें क्या होगा कि एक तो कवर नहीं हो पाएगा आपका पूरा सिलेबस, नहीं पेपर पूरा ही नहीं कर पाओगे आप 3 घंटे में, सबसे बड़ा इशू तो ये आएगा। एंड देन मार्क्स भी नहीं आएंगे उसके अंदर, तो वो तो काफ़ी आपको फिर डिप्रेसिंग लगेगा यार कि ये मेंस होने नहीं वाला। तो इट्स बेटर टू रिवाइज ऑल द नोट्स देन गिव टेस्ट। और एक चीज़ होती है कि यार यू कैन ईदर थिंक और राइट इन द मेंस एग्जामिनेशन, इतना कम टाइम होता है, इतना ज़्यादा लिखना होता है, तो इट्स बेटर टू मतलब सब कुछ पहले से सोचो माइंड में ना, कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करो अलग अलग टॉपिक्स को लेके। और बेस्ट वुड भी PYQs उठाओ, PYQs में ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। अगर इलेक्शन कमीशन का ये बोल रखा है तो उसमें मैं सोशल डायमेंशन कैसे लेके आऊँगा, या फिर एनवायरमेंटल डायमेंशन कैसे लेके आऊँगा, या IR वाला डायमेंशन कैसे लेके आऊँगा, ये सब आपको रूम पे बैठ के सोचना है, तभी आप वहाँ जाके लिख पाओगे। वहाँ जाके अगर सोचोगे तो पेपर पूरा नहीं हो पाएगा। एंड यू शुड टारगेट कि यार 2 घंटा 50 मिनट या 2 घंटा 55 मिनट में आपका पूरा कवर हो रहा हो, मैथ अपना GS का पेपर पूरा हो रहा हो, तभी आप कवर कर पाओगे। लाइक आई वॉज कवरिंग, मतलब आई वॉज एबल टू डू एंटायर पेपर इन 2 घंटा 55 मिनट, 255, और कभी कभी 250 में भी हो जाता था। एंड तो GS में इतनी दिक्कत आई नहीं, बट इस बार एथिक्स का अगर आपने पेपर देखा तो इट वॉज वेरी लेंथी पेपर, एंड इतने बड़े बड़े क्वेश्चन थे, 4-5 लाइनों के क्वेश्चन थे। तो आई वॉज एबल टू डू एंटायर पेपर इन 2 hours and 50 minutes और 55 मिनट्स। इस वजह से एथिक्स में भी मेरा पूरा हो पाया पेपर। तो ये आपको टारगेट करके चलना है, 2 घंटा 50 मिनट का टारगेट लो, इसमें आपको पूरा पेपर कवर करना है। ऑब्वियसली अभी नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा, ये आखिरी के 20-25 दिन 1 महीना में होता है। उससे पहले आप जितना पढ़ोगे, जितना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करोगे, जितना याद करोगे चीज़ों को, उतना आपको हेल्प होगा जल्दी पेपर खत्म करने में। तो सत्यम गांधी यूज AIR 10th आई थिंक 2020 में या 21 में थे, तो ही यूज टू कवर इन 2 घंटा 55 मिनट में कर देते थे वो। मैंने वहाँ से सोचा था इतने में करना है हमें भी। इंटरव्यू का बता देता हूँ यार,
इंटरव्यू और प्रीलिम्स में ऐसा है कि जितना उसमें आप एफर्ट डालोगे उसका प्रोपोर्शनल रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको, लेकिन मेंस में जितना एफर्ट डालोगे तो उतना आपको आउटपुट मिलता है। तो मेंस के लिए आई वुड से कि अच्छे से कर लो अभी। इंटरव्यू में वही होता है, जस्ट मेक अ ग्रुप, अपने दोस्तों के साथ ग्रुप बना लो एंड डैफ वगैरह होता है, डिस्कस करो जो भी डैफ में आपने लिख रखा है, जो भी करंट अफेयर्स आ रहे हैं। फर्स्ट वुड बी टू 3-4 न्यूज़पेपर लगा लो कि द हिंदू पढ़ रहे हो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक टाइम्स, इनमें से 3-4 आप 2-3 सिलेक्ट कर लो, इनको सुबह सुबह पढ़ो। देन डिस्कस दोज करंट अफेयर्स और एडिटोरियल विद योर फ्रेंड्स इन इंग्लिश, क्योंकि 1-1.5 साल से या 2 साल से जब प्रिपेयर कर रहे होते तो यार बोलना होता नहीं, उतना मन में पढ़ते हैं यूजुअली। तो जस्ट व्हेन यू स्पीक अप तो धीरे धीरे गला भी दुखने लगता है कि यार लगातार बोल रहे हैं, तो लेकिन वो धीरे धीरे 1-2 महीना करोगे अपना तो फ्लो बन जाएगा आपकी, ऐसे डिस्कस करते हैं और आप अपने व्यूज़ रख पाओगे उन लोगों के आगे। तो जब आप एक्चुअली इंटरव्यू में जाओगे तो इट वॉन्ट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू पुट योर व्यूज़ इन फ्रंट ऑफ दोज एस्टीम्ड मेंबर्स, राइट। एंड करंट अफेयर्स होगा, डैफ आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा कि डैफ में जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सारी अच्छे से करनी है। एक चीज़ मैं बोलूँगा कि यार उसमें टेंशन मत लेना कि यार ये प्री माइंड अपना माइंड सेट बना के मत जाना कि मैं जाऊँगा, मैं 210 स्कोर करके आऊँगा ऐसे ऐसे। जस्ट जाना कि एक अच्छा कॉन्वर्सेशन हो, ये ट्राई करना कि एक अच्छा कॉन्वर्सेशन हो सके जितने भी मेंबर्स हैं। तो अगर आप ये इफ़ यू आर एबल टू कंडक्ट ए वेरी गुड कॉन्वर्सेशन विद द मेंबर्स, तो आपके मार्क्स, मतलब मार्क्स का माइंड में मत लाना कि यार मार्क्स कि इतने मार्क्स मेरे को स्कोर करने हैं। इससे प्रॉब्लम ये होगी कि आप मान लो आपने क्वेश्चन का आंसर दिया एंड यू विल, आपको लगेगा कि यार ये मैंने अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं दिया, देन यू विल पैनिक, तो अगला क्वेश्चन आपका अफेक्ट होगा, देन अगला अफेक्ट होगा। तो इट वुड बी बेटर कि आप कोई प्री कंसीव नोशन या पहले से माइंडसेट बना के मत जाना कि मैं ऐसे आंसर दूंगा, ऐसे दूंगा, है ना। तो बी नेचुरल रखो अपनी उसको ना, इंटरव्यू भी नेचुरल रहो कि जो आपकी नेचुरल पर्सनैलिटी है, इनहेरेंट पर्सनैलिटी है, वैसे ही बोलो। एंड मेंस एंड एस में भी आई वुड से कि अपना एक नेचुरल स्टाइल डेवलप करो, इट शुड बी वेरी ऑर्गेनिक। जो है जैसे आप आंसर लिख रहे हो, इट शुड नॉट बी इनऑर्गेनिक, मतलब आप इनऑर्गेनिक होगा तो एक तो आप लिख नहीं पाओगे आंसर पूरा, और ऑर्गेनिक होगा ना तो आई थिंक यूपीएससी रिवॉर्ड्स वेरी हाई दोज हु आर राइटिंग ऑर्गेनिकली, और जिनका खुद का ओरिजिनल स्टाइल है लिखने का। दे डोंट वांट कि यार ये यहाँ से कॉपी करके बोल लिख रहा है, वहाँ से कॉपी करके लिख रहा है। तो इट्स बेटर कि आप अपना खुद का ओरिजिनल स्टाइल डेवलप करो। और आई थिंक ऐसे में इस बार बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड हुआ है कि जिन्होंने ज़्यादा इधर उधर से उठा उठा के लिखे उनके मार्क्स कम हुए हैं, बट जिन्होंने ज़्यादा ओरिजिनलिटी के साथ लिखे, जिनका ओरिजिनल कंटेंट था, ओरिजिनल राइटिंग स्टाइल था, वो रहा है, उनके आई थिंक अच्छे मार्क्स हैं। बट आई एम नॉट श्योर है, ये मतलब मेरा खुद का व्यू है, इसमें अलग अलग व्यू हो सकते हैं लोगों के, किसी को पता नहीं है कि कैसे चेक करती है यूपीएससी आंसर। बट अगर आपकी ओरिजिनलिटी रहती है तो वो रिवॉर्डिंग होती है यूपीएससी के अंदर। सोर्सेज मैंने बता दिया, पीवाईक्यूज भी बता दिया, कोचिंग भी बता दी। कोचिंग इफ़ यू थिंक कि जीएस की चाहिए आपको तो ले सकते हो, बट सेल्फ स्टडी से भी हो जाता है। ये आपका खुद का रहेगा कि जो आपको, ये आपका रहेगा कि अगर आपको ज़रूरत लग रही है कोचिंग की तो लीजिए, अदरवाइज उसके बिना भी हो जाता है। वरना आप मॉड्यूल वाइज कोचिंग भी ले सकते हो कि यार अच्छा मेरे को एनवायरमेंट पोर्शन डिफिकल्ट लग रहा है, मैंने एनवायरमेंट ले लिया कहीं से, वो भी अवेलेबल है मार्केट में, तो वो भी कर सकते हो। क्वेश्चन ले लेते हैं थोड़े से, मैथ्स ऑप्शन में एक मॉड्यूल, हाउ टू बैलेंस मैथ। इकोनॉमिक्स मृणाल लेक्चर समझ कम आते हैं एंड हैंडआउट्स भी लॉन्ग हैं, क्या विजन इज़ गुड, क्योंकि और हो तो कोई और हो तो यार आई फाइंड आयुष सांगी सर लेक्चर वेरी गुड, क्योंकि वो आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बना देते हैं काफ़ी ज़्यादा, आप वो कर सकते हो। अदरवाइज यार 80-90% ऑफ स्टूडेंट्स मृणाल ही करते हैं, तो आप अगर आप नहीं करोगे तो आपको ऐसा ना लगे यार कि लेफ्ट आउट फील हो रहा है कि मृणाल सर के नोट्स में ये था, वहाँ पे ये नहीं है, ये नहीं है। तो अगर मृणाल कर लो, थोड़ा एफर्ट लगेगा करने में, लेकिन अगर वो कर पा रहे हो तो इट इज़ वेरी गुड। सेकंड ऑप्शन वुड बी टू डू आयुष सांगी सर लेक्चर, और उनके नोट्स वगैरह कर सकते हो। तो उन्होंने बहुत अच्छे से कंसेप्चुअल क्लैरिटी बना रखी है, वो बन जाती है अगर आप उनके लेक्चर करोगे ना, तो वो रेफर कर सकते हो। विजन का यार मुझे आइडिया नहीं उनका इकोनॉमिक्स मॉड्यूल कैसा है, बट मृणाल सर, आयुष सांगी सर विजन में ही पढ़ाते थे पहले, नाउ दे आर अलग से करते हैं वो लोग। मेंस आंसर राइटिंग में बॉडी सेक्शन में मटेरियल पहले से कहाँ से बनाएं, बेस्ट सोर्स। यार मेंस आंसर राइटिंग का ये है कि मैंने बताया पहले कि जो भी हमारे टॉपिक्स हो गए ना मेंस के, उनके नोट्स बना लीजिए। जैसे GS2 में काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन है कि RPA हो गया या फिर गवर्नेंस का पोर्शन हो गया, NGO SHG, तो इसका आप कोई भी मटेरियल रेफ़र करिए। मटेरियल आप कहाँ से रेफ़र कर सकते हैं, फर्स्ट चीज़ शून्य का कर सकते हो, उसमें गवर्नेंस की एक बुकलेट आती है उनकी, या फिर सोशल इशूज़ की बुकलेट आती है, वो रेफ़र कर सकते हो। या फिर एक शून्य का भी आता है, शून्य में एक GS2 की बुकलेट आती है पूरी 600-700 पेजों की,
ये रेफ़र कर सकते हो, या फिर आप प्रहार रेफ़र कर सकते हो ओनली आईएएस का। ये 3-4 चीज़ें होगी। आप बाजीराम भी रेफ़र कर सकते हो, एक उठाओ इनमें से कोई भी और उसमें से आप नोट्स बनाओ अपने। और नोट्स ऐसे मत बनाना कि पहले आप पढ़ रहे हो सीधा नोट्स बनाने लग गए। यू फर्स्ट नीड टू कवर, मतलब उसको कवर करना पड़ेगा आपको 3-4 बार। जब आप उसी में मार्क कर लो यार ये इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, ये इंपॉर्टेंट होगी। जब आपको याद होने लग जाए, जब आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होने लग जाए, देन यू कैन मेक नोट्स फ्रॉम देम। मतलब ये नोट्स आपके तीसरे चौथे इटरेशन में बनने चाहिए मेरे ख्याल से। तो तब आप नोट्स बनाइए। और नोट्स मतलब ऐसा है कि अगर एनजीओ टॉपिक हो गया आपका, तो एनजीओ आपका एक पेज में आ रहा है पूरा, और उसमें क्या क्या लिख रहे हो आप कि एनजीओ की कोई डेफिनेशन या फिर कोई अच्छा सा इंट्रो होगा कि एनजीओ का क्वेश्चन आ ही रहा है हर साल, तो आपको कोई बहुत अच्छा सा इंट्रोडक्शन मिल रहा है कहीं से, किसी टॉपर कॉपी से मिल गया या फिर इनके नोट्स में से मिल गया, तो वहाँ से उठाओ। देन देयर शुड बी चैलेंजेस शुड बी लोडेड विद एग्जांपल्स, कि अगर आप चैलेंजेस बता रहे हो कि यार वो हमारे डेवलपमेंट में परेशानी करते हैं, तो आपके पास पता होना चाहिए ग्रीन पीस क्या कर रहा है। ग्रीन पीस जैसे कुंदन कुलन में वो करता है, प्रोटेस्ट करता है ना। तो आपके पास हर नेगेटिव एग्जाम्पल के लिए आपके पास एग्जाम्पल होना चाहिए, ये एनजीओ इसके लिए है। अगर डेटा की बात करोगे तो कौन सी एनजीओ में क्या गड़बड़ हो रखी है ना। और ऐसे ही अच्छे एग्जाम्पल्स, जैसे एमकेएसएस बहुत अच्छा काम करती है, फिर पीयूसीएल रिसर्च पॉलिसी रिसर्च में काम करती है। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी उसके अंदर। इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस, कौन सी कंट्री में एनजीओ को ज़्यादा इंडिपेंडेंस दी जाती है, या फिर कौन सी कंट्रीज़ में एनजीओ काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, ये सब आपको आपके नोट्स में होना चाहिए। देन चैलेंजेस हो गया, गुड प्रैक्टिसेस हो गई, फिर उसके सोल्यूशंस क्या, और मतलब उसमें और इसमें कोई लेजिस्लेशन हो गया इनसे रिगार्डिंग, लाइक एफसीआरए हो गया, या फिर जो एंशियंट मतलब अपने पुराने, अगर कोई पुराना रेफरेंस दे सकते हो तो वो भी दे सकते हो, जैसे मुगल पीरियड का हो गया, या फिर अपनी एंशियंट हिस्ट्री में कुछ भी अच्छा एग्जाम्पल। जैसे अगर रिपब्लिक का बोल रहे हैं, तो रिपब्लिक के बारे में कुछ क्वेश्चन आते हैं तो आप सीधा आईवीसी का एग्जाम्पल दो। आईवीसी से स्टार्ट कर सकते हो उसमें कि यार इंडिया को मदर ऑफ डेमोक्रेसी बोला जाता है क्योंकि हमारे यहाँ पे महाजनपदा पीरियड में रिपब्लिक पाए जाते थे, है ना। तो ये आप ऐसी चीज़ें लिखोगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे ऑब्वियसली। और ऐसी एनजीओ में अगर आपका एनजीओ का अगर कुछ वर्ड है हिस्ट्री में तो आप वो लिख सकते हो। तो अलग अलग डायमेंशन लिंक कर सकते हो आप। फिर चैलेंजेस हो गए, देन सोल्यूशंस क्या क्या होंगे कि कौन सी कंट्री में क्या अच्छा काम हो रखा है। फिर कंक्लूजन अगर आता है तो आप एक स्टैंडर्ड कंक्लूजन बना लो और वही लिख के आओगे। स्टैंडर्ड शुड बी वेरी गुड, मतलब आप या तो टॉपर्स कॉपी के आंसर में से देखो उन्होंने क्या लिखा था, एसडीजी डाल सकते हो उसके अंदर, या फिर या फिर जो कोचिंग का मटेरियल है उसमें भी कभी अच्छा दे रखा होता है तो वो भी लिख सकते हो। जैसे ये होता है कि जैसे साइबर सिक्योरिटी का कोई टॉपिक है तो उसके अंदर 4D अप्रोच होती है एक, कि डेटा डिटेक्ट डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय करके होता है, एंड उसमें कौन सी गुलशन राय कमेटी हो गई, ये सब आप अपने नोट्स में लिखो। मतलब जनरल चीज़ें नहीं होनी चाहिए उसमें कि फंडिंग का इशू हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर इशू हो गया, ये नहीं लिखना। ये हर कोई लिख के आएगा, उसमें आपको लिखना है कि फंडिंग में हो रहा है तो क्या दिक्कत आ रही है फंडिंग की, यार जैसे एनजीओ में रिस्ट्रिक्ट कर दिया फंडिंग काफ़ी ज़्यादा, है ना। या फिर अगर आप एनजीओ का उसके अलावा बोलोगे तो जैसे मनरेगा का एग्जांपल हो गया, तो मनरेगा में जैसे अगर बोलोगे फंडिंग का इशू है, उसमें टाइमली पेमेंट्स नहीं हो पाती, तो आप ये बोलोगे कि इस साल बजट में उनका इतना % डिक्रीज़ हो गया बजट, मतलब इतना बजट अलोकेट था, ये इतना डिक्रीज़ हो गया इतने परसेंटेज से। या फिर टाइमली वेज डिप्लॉयमेंट नहीं होता है, तो क्यों नहीं हो पाता वो, क्योंकि कैश देना होता है या फिर उनके बैंक अकाउंट्स नहीं होते हैं तो उनमें डिटेल्स मैच नहीं कर पाते आधार कार्ड की। ये सारी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। और इसमें जैसे छत्तीसगढ़ या बिहार के कुछ अच्छे गाँव बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसमें, तो आप सोल्यूशंस के अंदर या अपने कंक्लूजन में ये सब चीज़ें लिखोगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। मीन्स ऑन राइटिंग बॉडी मटेरियल यही होगा कि आप सारे जब आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे देन यू कैन, और ये याद करो पहले ना, जैसे एनजीओ का लिखा आपने सारे एग्जांपल्स चैलेंजेस में लिख लिए, गुड एग्जांपल सारे याद कर लिए, कंक्लूजन याद कर लिया। और इसका जैसे बचपन में याद करते थे ना यार कि 9th-10th में रट्टा मारते थे ना, वैसे रट्टा मार लो इनका। तो अगर जैसे आपको एनजीओ का क्वेश्चन दिखेगा आपके माइंड में सीधा वो 5 एग्जाम्पल आने चाहिए जो आपने लिखे हुए हैं, तो उसको याद करो वैसे, एंड देन यू विल बी एबल टू कवर योर पेपर इन 3 hours इटसेल्फ। और तब भूलोगे नहीं बीच में ना कुछ भी, तब सोचने का टाइम नहीं मिलेगा, आपको याद ही होगा सब कुछ। जीएस1 में सोसाइटी पोर्शन हाउ टू प्रिपेयर, यार सोसाइटी में विजन का मटेरियल बहुत अच्छा है, यू कैन रेफर दैट। उसके अलावा पीवाईक्यू कर सकते हो, एंड देन टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस कर सकते हो। शून्य वाला भी रेफर कर सकते हो, भी अच्छा दे रखा है, बट इसमें विजन इज़ वेरी गुड आई थिंक। सर जी रिविजन करता हूँ फिर भूल जाता हूँ, क्या करूँ इन लॉन्ग टाइम में रिकॉल हो जाए। यार ये इशू तो है कि हम पढ़ के भूल जाते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम याद नहीं करते हैं, रिवाइज करते हैं हम याद नहीं करते, हम उसको खाली पढ़ लेते हैं। तो इट वुड बी बेटर कि जब आप पढ़ रहे हो उसको, तो सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप वुड बी तो समझ लो उसको यार, उसको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बना लो। सेकंड स्टेप वुड बी टू उसको 3-4 बार पढ़ो उसको बैठ के ना, बैक टू बैक पढ़ो उसको। अगर एनजीओ पढ़ रहे हो या फिर मान लो गवर्नेंस का पोर्शन आपके 50 पेज के नोट्स बने हुए हैं, तो एक बार पढ़ा, फिर उसको बैक टू बैक दोबारा पढ़ा, फिर दोबारा पढ़ा उसको,
फिर थर्ड स्टेप वुड भी तो याद करो उसको, याद करो, और जैसे हाथ रख के याद कर देते ना बचपन में, वैसे याद करो। और बाद में फिर 3-4 दिन या 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद उसको दोबारा एक बार गो थ्रू कर लो, ताकि याद हो जाए आपको। और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, सब लोग भूलते हैं, ऐसा कोई वो मशीन तो है नहीं यार एक बार पढ़ा तो सब कुछ याद हो जाएगा। तो इट्स बेटर कि बार बार उसको करो, बार बार उसको गो थ्रू करो, आंखों के सामने से लेके जाओ, तो आपको याद हो जाएगा वो। और जब पेपर के सामने दिखेगा ना तो याद आता है, खुद खुद ब खुद भी याद आता है। अभी आप बैठ के रिकॉल करोगे तो उतना हो नहीं पाएगा, लेकिन एक तो एक्टिव रिकॉलिंग करनी होती है यार, हाथ रख के हम याद करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा ये 5 एग्जाम्पल थे, इसमें ये डेटा था, इसकी ये डेफिनेशन थी, इसमें ये केस स्टडी थी, ये बेस्ट प्रैक्टिस थी, ये सारा हम हाथ रख के याद कर रहे हैं, मतलब छुपा के याद कर रहे हैं उसको। और और उसके बाद आप जब आंसर लिखोगे तो आपको याद आएगा ऑब्वियसली कि अच्छा ये एग्जाम्पल था, इसका ये डेटा था, ये सब याद आएगा। वो ऑर्गेनिकली आना चाहिए आपको ना, इनऑर्गेनिकली नहीं होगा कि आपने अलग अलग जगह से उठा के कर लिया। आपको अपने नोट्स में उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। फिर जब आप PYQs करो तो उसको भी आप चाहे तो नोट्स में इंटीग्रेट कर सकते हो, या फिर आप PYQ को अलग ही बना सकते हो, वो आपके कन्वीनियंस के ऊपर है। सर GS3 डिजास्टर मैनेजमेंट इंटरनल सिक्योरिटी साइंस टेक पोर्शन हाउ टू हैंडल, इसमें यू कैन रेफर GS3 शून्य का मटेरियल वेरी गुड, अच्छा दे रखा है काफ़ी ज़्यादा, वहाँ से रेफर कर सकते हो। हालांकि साइंस टेक आई थिंक मेंस 365 जो आती है वो बहुत सही होती है, इंटरनल सिक्योरिटी की भी बहुत अच्छी होती है, डिजास्टर मैनेजमेंट भी बढ़िया होता है उनका। तो मेंस 365 तो सारा करना ही है आपको कवर, कि उसमें से नोट्स भी बनाने हैं और उनको याद भी करना है। एक तो सोर्स वो हो गया। अगर आपको और कुछ करना है स्टैटिक पोर्शन उसका, तो आप शून्य में से कर सकते हो, वो भी अच्छा दे रखा है उन्होंने। सर इन लाइट मोड इंटरव्यू में शॉर्ट पहनना ज़रूरी है या पैंट शर्ट इज़ ओके, और वहाँ कुछ ऑफ़र करते हैं बिफोर इंटरव्यू लाइक टी कॉफ़ी, मतलब इन्वायरमेंट कैसा होता है? यार मैं इंटरव्यू का बताता हूँ कि जब आप एंटर करते हो ना, पहले तो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जाते हो अंदर, तो वो आपको अंदर जाने थे, एक सर्कुलर हॉल होता है वहाँ पे पहले तो आपका वेरिफिकेशन करते हैं, वो फ़ोटोज़ वगैरह चेक करते हैं, सिग्नेचर वगैरह करवाते हैं। देन एक कोऑर्डिनेटर अलॉट होता है आपको, जिसमें 6-6 बच्चों का ग्रुप बनता है कि 6 बच्चे इस बोर्ड में जाने वाले हैं, तो उन 6 बच्चों का ग्रुप बनता है। वहाँ पे सर्कुलर टेबल होती है, एक कोऑर्डिनेटर होता है आपके साथ। तो वो कोऑर्डिनेटर आपको सब कुछ बताता है कि ये यहाँ साइन करने हैं, वो डॉक्यूमेंट भरवाते हैं बहुत सारे ना, फॉर्म भरने होते हैं स्टार्टिंग में, और डॉक्यूमेंट देने होते हैं अपने ग्रेजुएशन के हो गए और मेट्रिकुलेशन के हो गए, आधार कार्ड वगैरह हो गए, ये सारा देना पड़ता है आपको वहाँ पे, उनकी फ़ोटो कॉपी हो गई, ये सारा वो बताते हैं कि ये सब है, फ़ोटोज़ देनी होती हैं, ये सब यहाँ यहाँ साइन करने, ये लिखना है, ये सब होता है। और ये आई थिंक आधा घंटे का काम होता है, आधे घंटे के बाद फ्री हो जाते हैं, वो चले जाते हैं। और वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल होता है, टी कॉफ़ी जूस बिस्किट्स कुकी सब कुछ होता है। आपको जो करना है कर सकते हो, कोई वो नहीं रहता वहाँ, काफ़ी चिल रहता है एनवायरनमेंट, इतना दिक्कत नहीं होती। और फिर आपका ये पता वो बताते हैं कि आप जैसे आपका मान लो नेक्स्ट स्लॉट में है इंटरव्यू, तो आपको 20 मिनट पहले आके बताएंगे कि यू आर नेक्स्ट, तो आपको रेडी होना पड़ता है। फिर आप जाते हो एक वहाँ पे जो बोर्ड मेंबर का होता है रूम होता है, उसके बाहर बिठाते हैं आपको थोड़ी देर के लिए। फिर जो अंदर बच्चा बैठा होता है वो बाहर निकलता है, देन उसकी थोड़ी देर बाद आप जाते हो, फिर इंटरव्यू होता है उसका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जाते हो तो वो इतना ज़्यादा सही रहता है, एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहता है। यू कैन मतलब जब जाओगे तो अच्छा लगेगा तुम्हें भी। टेस्ट सीरीज़ कितने लगाएं फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस एज वेल? यार प्रीलिम्स के लिए आई वुड से कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कर लो, बट ये नंबर एक्चुअली फिक्स नहीं है कि अगर मेरे लिए 40 टेस्ट काम कर रहे हैं तो आपके लिए भी करेंगे। आपके लिए डिफरेंट भी हो सकता है ये, कि कई लोगों को 5-6 में हो जाता है, कई 15-20 लगते हैं, कईयों को कई 60-60 भी कर लेते हैं। तो आप अपना आइडेंटिफाई करिए। और ये तरीका क्या है आइडेंटिफाई करने का, कि पहले आपने अगर पॉलिटी पढ़ी मान लो, पॉलिटी के फिर सेक्शनल टेस्ट उठाओ, सेक्शनल टेस्ट करने लगो, राइट। उसमें देखो मार्क्स कितने बन रहे हैं आपके। अगर आपको डिसेंट मार्क्स बन रहे हैं, आपको लग रहा है कि अंडरस्टैंडिंग आ गई, तो आपको और करने की जरूरत नहीं है उसके अंदर। और सेम गोज विद एवरी सब्जेक्ट इन प्रीलिम्स, कि फिर इकोनॉमी उठाओ, इकोनॉमी के सेक्शनल टेस्ट करो, फिर हिस्ट्री उठाओ, हिस्ट्री के करो, और एनवायरमेंट के करो। और मेंस में ऐसा रहता है यार कि, और फिर इससे समझ में आएगा आपको, मान लो 5 पॉलिटी के टेस्ट लगाए आपने, और आपको समझ में आएगा कि यार चलो ये तो मुझे आता है, ये अब जरूरत नहीं लगाने की, तो बस वहाँ बंद कर दो उसको। और ऐसे ही हर सब्जेक्ट के लिए करो, और उसके बाद आप फुल लेंथ भी लगा सकते हो साथ में। तो ये नंबर वेरी करता है, आपकी कन्वीनियंस के ऊपर रहता है ये नंबर। देन मेंस में कितने करें? मेंस में यार मेंस में आई वुड सजेस्ट कि 8 टेस्ट तो दे ही दो जीएस के, और प्रेफरेबली मैंने 16 दिए थे टोटल मिला के, अभ्यास मिला के 16 हो गए थे टोटल। तो ये आपके हिसाब से कर सकते हो जितने भी, मतलब एक एक तो दे के जाओ मिनिमम, उसके बिना जाना मत। और मैक्स टू मैक्स मतलब 12 कर सकते हो, 12 या 16 कर सकते हो, उससे ज़्यादा भी मत करना, ये भी बहुत ज़्यादा ही हो जाता है एक्चुअली में। और ये टाइम उसमें देना है आपको, एग्जाम एनवायरनमेंट में देना है, कि सुबह शाम करके दे रहे हो, GS 1-2 और देन 3-4 ऐसे करके दे रहे हो, तभी आपको फ़ायदा होगा उसका। एंड ऑप्शनल में भी 8-1 दे दो टेस्ट, इट बी रियली गुड।
टाइम टेबल कैसे बनाएं? यार टाइम टेबल मत बनाओ, आई गेस कि बनाओगे तो काफ़ी बंध जाओगे उसके अंदर। आई वुड सजेस्ट कि टारगेट्स बनाओ कि 1 महीने का मेरा ये टारगेट है, उसके हिसाब से मेरा 1 इस वीक का ये टारगेट है और मेरा आज का ये टारगेट है। तो टारगेट कंप्लीट करो अपने और उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ते रहो। ज़्यादा फिक्स नहीं रखना कि इतना ही टाइम पढ़ना है, इतना ही ये करना है। आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हो कि मान लो आपने सोचा कि पॉलिटी के 4 चैप्टर मेरे को कंप्लीट करने हैं, तो आप सुबह पढ़ो या शाम को पढ़ो या रात को पढ़ो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आप पढ़ रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। और इसलिए टाइम टेबल ना भी बनाओ तो चल जाएगा, एक रफ टाइम टेबल बना लो। अच्छा इतने बजे उठना है मेरे को, इतने बजे यहाँ जाना है, इतने बजे खाना खाना है और एक्सरसाइज करनी है अगर करनी है तो, एंड इतने बजे सोना है। अब पढ़ना क्या है, कब पढ़ना है, ये मत फिक्स करो कि मान लो सुबह सुबह आपका करंट अफेयर पढ़ने का मन कर रहा है तो आप करंट अफेयर्स पढ़ लो, और आपका मान लो कि शाम को पॉलिटी पढ़ने का मन करे तो वो पढ़ लो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट टारगेट फिक्स रखो कि आज मेरा ये टारगेट था तो ये कंप्लीट होना चाहिए सोने से पहले। हम यूपीएससी स्टार्ट कर दिए हैं पर अब क्या करें, इंटरेस्ट नहीं आ रहा, इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, क्या करें यार। आई वुड से कि स्टार्ट करने से पहले यू शुड आस्क योर सेल्फ व्हाई डू यू वांट टू गो फॉर सिविल सर्विसेज। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि अगर आपका इंटरनल मोटिवेशन बहुत स्ट्रॉग है ना, ओनली देन यू कैन सस्टेन द जर्नी ऑफ यूपीएससी, क्योंकि मिनिमम इट इज़ 2.5 ईयर्स तो लग जाते हैं अगर आप आज स्टार्ट करते हो तो। देन उसके बाद अगर नहीं होता प्लान, देन एक साल बढ़ता जाता है वो। तो इसलिए आपका इंटरनल मोटिवेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आपने स्टार्ट क्यों करी। और जब मोटिवेशन नहीं आता है कि जब नहीं पढ़ पाते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका आपने स्टार्ट क्यों किया था, और वही चीज़ आपको डिफाइन करेगी। यार चैलेंजेस तो आते हैं लाइफ में ना, उसको आप कैसे हैंडल करते हो वही डिफाइन करेगा आपको। और इसका रिवॉर्ड इतना अच्छा है कि अगर आप मतलब वो चैलेंजेस आपको फेस करने से कॉन्फिडेंस ही मिलेगा लाइफ में। तो इट्स रियली बेटर कि आप मतलब आई वुड सजेस्ट कि इंटरनल मोटिवेशन वेरी क्लियर करो एंड देन यू शुड स्टार्ट प्रिपरेशन। सर मैथ्स ऑप्शन विदाउट कोचिंग हो सकता है, और इज इट एडवाइजेबल टू टेक कोचिंग? इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू यार। मतलब मुझे लगा था कि मेरा एप्टीट्यूड है, मैंने पीवाईक्यूज देखे, मैंने थोड़ा नोट्स वोट्स पढ़े मैंने, तो मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ खुद। और अगर पहले आप नोट्स पढ़ना स्टार्ट करो कि आसान टॉपिक उठाओ यार, वेक्टर एनालिसिस उठा लो, सबसे आसान पढ़ते हैं, वो पढ़ने स्टार्ट करो। आपको लगेगा कि चलो ये तो आ रहा है, मुझे आ रहा है। जब आपको फीलिंग आए ना अंदर से कि यार कि मैं कर लूँगा नोट्स में से ही, तो आप करो उसको। अगर आपको ऐसी फीलिंग है कि यार नहीं हो पा रहा मुझसे, देन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो आप, तो आपका कॉल है काफ़ी। आंसर में किसी थॉट या पॉइंट के लिए ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ या ना याद आ रहा हो तो एनी बिग ऑर्गेनाइजेशन थिंक टैंक के नाम डाल दें एग्जामिनर। यार इट्स बेटर नॉट टू ब्लफ इन मेंस एग्जामिनेशन, क्योंकि वो चेक कर सकते हैं, उनके पास काफ़ी टाइम होता है कॉपी चेक करने के लिए, और वो चेक करते हैं मेरे ख्याल से। जो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, मान लो कि एनजीओ का एग्जांपल है, और जो आप बिग ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हो विच इज़ वो उसी फील्ड में अगर काम करिए तो ठीक है, मतलब तो चल जाएगा। लेकिन मान लो कि आप यहाँ पे एनजीओ का बोल रहे हो, वहाँ पे कुछ और ही फाइनेंशियल बॉडी का आपने लिख दिया, तो वो चीज़ मतलब कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगी, वैसा मत करना। लेकिन थोड़ा बहुत रिलेशन में आता है तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। या जैसे डेटा हो गया, अगर डेटा आप लिख रहे हो, क्योंकि यूजुअली डेटा भूल जाते हैं पेपर के टाइम ना, तो अगर आपको लगता है कि डेटा जो मैंने लिखा है ये थोड़ा बहुत, अगर मान लो 100 था डेटा और आपने लिख दिया 105, 102, 103, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है ना। तो थोड़ा ऊपर नीचे चल जाता है, लेकिन बिल्कुल स्टार्क डिफरेंस नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मान लो कि डेटा था हमारा 20, आप लिख के आ रहे हो 100, तो वो नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत रिलेटेड चीज़ें चल जाती हैं। सर कैन यू स्किप क्वेश्चन इन मैथ ऑप्शन? यार कर सकते हो स्किप, मतलब उसमें 8 क्वेश्चन होते हैं, उनमें से 5 करने होते हैं, तो 3 तो स्किप करने ही होते हैं आपको। वो चूज़ करना पड़ता है कि कौन सा आप करने वाले हो, एंड उसमें भी आप अगर नहीं आता तो छोड़ोगे और कुछ तो ट्राई करोगे लिखने का। बट आई वुड सजेस्ट कि कुछ छोड़ के मत आओ मैथ्स ऑप्शनल में ना। एक चीज़ थी कि यार ये मेरा खुद का पॉइंट है कि मैथ्स ऑप्शनल में मार्किंग ऐसे होती है कि इफ़ यू आर राइटिंग वेरी गुड आंसर, कि पूरा स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हो, सारा कुछ, सारी थ्योरम्स लिख रहे हो अच्छे से, मतलब यूपीएससी उसको एग्जामिनर को दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा अपना, तो इन दैट केस यू विल गेट गुड मार्क्स। ये मैंने नोट किया है, बट आई एम नॉट श्योर कि ऐसे होता है या नहीं होता। कि मान लो आपने सारे स्टेप्स लिखे हैं लेकिन एंड में आते आते गलती कर दी कुछ, तो उसमें आपको मान लो सही आंसर आ गया आपका ना, तो आपको उसको, अगर आपने सब कुछ सही लिखा है, सारे स्टेप्स लिखे हैं, थ्योरम्स लिखे हैं, ब्रैकेट में सब बॉक्स वॉक्स बना रखे हैं, और एग्जामिनर को दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा, तो आपको मान लो 8 मार्क्स देगा 10 में से। एक दूसरा बंदा है जिसने भी सही आंसर पे आ गया, लेकिन उसने बीच में स्टेप्स मिस कर दिए है ना, उसने थ्योरम्स नहीं लिखी, या फिर उसने प्रॉपर्टीज यूज़ नहीं लिखी साइड में। जैसे अगर आपको पता हो, जैसे लेफ्ट कैंसिलेशन रूल होता है या फिर राइट कैंसिलेशन रूल होता है, हम डायरेक्टली काट देते हैं उसको, सीधा लिख देते हैं कि ये दिस इक्वल टू दिस। लेकिन अगर आप लिखोगे ना साइड में, तो दैट विल फेच यू मोर मार्क्स। मान लो कि उसने नहीं लिखा है तो उसको 6 मार्क्स देंगे ये, और आपको 8 मिल रहे हैं, तो आप वैसे ही आगे आ जाओगे। और जब ओवरऑल स्केलिंग करेंगे तो आप थोड़ा सा बेटर कर जाओगे उनमें। तो आई वुड सजेस्ट कि जैसे बुक में आंसर होता है ना, बुक में सोल्यूशन होता है मैथ्स का, टारगेट ट्राई करो कि वैसा आंसर लिख पाओ आप आंसर में। सर आपने क्या मिस्टेक्स की ड्यूरिंग प्रिपरेशन?
यार मिस्टेक्स तो यही है कि स्टार्टिंग में जब पहला प्रीलिम्स दिया था मैंने, तो आई वाज जस्ट रीडिंग कि पॉलिटी पढ़ रहा हूँ, इकोनॉमी पढ़ रहा हूँ, लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं था पढ़ने का। तो वो रिफ्लेक्ट भी हुआ कि मैं प्रीलिम्स उतना अच्छा नहीं हो पाया मेरा। देन फर्स्ट थी कि डायरेक्शन होना चाहिए पढ़ने का, और माइंडसेट आपको बनाना पड़ेगा। तो माइंडसेट नहीं था स्टार्टिंग में, जो पहला अटैम्प्ट दिया था मैंने। तो फिर सेकंड अटैम्प्ट के लिए मैंने माइंडसेट बनाया कि यार ये क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ऐसे होता है, और ये एग्जामिनर का ये माइंडसेट होता है सोल्व कर क्वेश्चन पेपर सेट करते टाइम। तो माइंडसेट बनाया मैंने, यार ऐसे रहता है। तो फर्स्टली डिस्ट्रैक्ट उसमें डायरेक्शन होना चाहिए पढ़ने का। सेकेंडली यार आपका मोटिवेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जब स्टार्ट कर रहे हो प्रिपरेशन। तो मैंने पहले कॉरपोरेट में काम किया थोड़ा टाइम, तब मुझे क्लियर हुआ यार कि यहाँ नहीं जाना, अब ये करना है। तो इसलिए वो डिसीजन टफ था मेरे लिए कि जॉब छोड़ के डायरेक्टली फुल टाइम में प्रिपेयर करना। लेकिन अगर आपका मोटिवेशन क्लियर है तो आप कर सकते हो। और ये चीज़ है कि एग्ज़ाम को, यूपीएससी का एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह लो, डोंट टेक इट एज योर लाइफ कि अगर ये नहीं तो कुछ नहीं, राइट। तो अगर आप इसको एग्ज़ाम की तरह लोगे तो आप आसानी से क्लियर कर जाओगे इसको। अगर आप सब कुछ समझोगे तो शायद ये कहीं का भी ना छोड़े आपको एग्ज़ाम, क्योंकि एग्ज़ाम इज़ वेरी ब्रूटल, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा ब्रूटल है इसमें। तो इसको आप वो कर सकते हो, मतलब इसको एग्ज़ाम की तरह ही समझो कि इट इज़ जस्ट अनदर एग्ज़ाम। और बस आपको अपना टाइम फिक्स रखो, इसको मैं इतना ही टाइम दूंगा कि 2 अटैम्प्ट ही देने मैंने, या 3 अटैम्प्ट नहीं देने। इसके बाद अगर नहीं हो पाता, मतलब 2 अटैम्प्ट में पूरा जी जान लगा दो अपनी कि सब कुछ कर लिया, सब कुछ कर लिया, है ना। और फिर भी नहीं हो पाता है, देन यू कैन स्विच टू सम अदर प्लान। और उसके साथ साथ अगर आप 2-3 साल अच्छे से पढ़ लो ना इसमें, तो आप जॉब के साथ भी प्रिपेयर कर सकते हो। तो आई ये था। एंड डिस्ट्रैक्शन नहीं होने चाहिए यार। लाइक इन फर्स्ट अटेम्प्ट आई यूज टू वेस्ट लॉट ऑफ टाइम ऑन यूट्यूब पे वीडियोस देखने लग गए रैंडम। तो ये टाइम वेस्ट होता है इनसे यार, थोड़ा कम करो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्वियसली ब्रेक्स लेने पड़ेंगे यार। फर्स्ट एंड में मतलब पढ़ रहा था, इसमें यूट्यूब पे टाइम वेस्ट करता था, लेकिन कोई प्रॉपर ब्रेक नहीं ले रहा था मैं पढ़ाई से। तो सेकंड अटेम्प्ट में जब मैंने चालू किया पढ़ना, तो बीच में प्रॉपर ब्रेक्स ले रहा था यार, कि कभी कभी जैसे मूवी देखने चले गए बाहर, या कभी कभी दोस्तों से मिल लिए, है ना। या फिर जैसे प्रीलिम्स हुआ था, प्रीलिम्स के बाद ट्रिप पे चले गए कहीं पे, मेंस के बाद ट्रिप पे चले गए, टूर पे चले गए दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ, वो आपका चॉइस है। बट ब्रेक होने चाहिए। लेकिन ये जब आप ब्रेक्स लोगे ना 2-3 दिन के, तो फिर अगले 10-15 दिन आप बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे। तो आई वुड सजेस्ट कि टेक ब्रेक्स, मतलब वो अच्छा रहेगा। और एक चीज़ है कि मेंस बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए आपका, प्रीलिम्स जब क्लियर हो रहे हैं ना। अगर आपका प्रीलिम्स मेंस प्रिपेयर नहीं था और इस साल आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ है, तो मतलब इसको टेक इट एज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज कि यार अगर हो भी जाता तो मेंस नहीं हो पाता आपका, चाहे आप कितना ही एफर्ट मार लो 3 महीने में। अगर हो भी जाता तो आपका शायद नीचे आता है, मार्क्स कम आते, तो फिर आप फाइनल लिस्ट में नहीं आ पाते। तो नाउ इज़ द टाइम कि आप अपना मेंस बहुत अच्छा प्रिपेयर कर लो, कि अगर जैसे ही आप अगले साल प्रीलिम्स निकालो, आप सीधा 830 850 टच कर जाओ उसके अंदर मेंस के मार्क्स में, है ना। तो दैट विल मेक श्योर कि आप लिस्ट में आ जाओगे। सर आपका करेक्ट अटेम्प्ट कितने थे यार? मैंने एक चैनल बना रखा है, साहिल कुमार ऑल इंडिया रैंक AIR 438 करके, यू कैन जॉइन दैट चैनल। वहाँ पे आई बी शेयरिंग माई, मतलब मैं अपनी और डिटेल स्ट्रेटेजी शेयर करूँगा, जो सोर्सेज मैंने यूज़ करे थे वो बताऊँगा। एंड अपनी आंसर कॉपीज भी शेयर करूँगा उसके अंदर, तो यू कैन जॉइन दैट। और और भी कुछ कुछ आता रहेगा तो आई शेयर दैट ऑन टेलीग्राम चैनल। और करेक्ट अटेम्प्ट यार मेरा टोटल 380 to 400 बन रहा था। एंड फाइनल मार्क्स मेरे आए हैं इसमें, मतलब ऐसा था 180 to 190 भी बन रहा था मेरा इसमें पेपर 1 में, एंड 200 to 10 के आसपास बन रहा था मेरा पेपर 2 में। और टोटल वही 380 to 400, एंड एक्चुअल मार्क्स मेरे 292 आए हुए हैं। सर आपने क्या मिस्टेक्स की ड्यूरिंग, तो ये बता दिया यार। सर आपके करेक्ट अटेम्प्ट कितने, ये भी बता दिया मैंने। तो ठीक है यार, आई थिंक और कोई डाउट तो नहीं आ रहा अभी। आई विल वेट फॉर 2 मिनट्स, अगर नहीं आता तो आई विल रैप दिस अप। इन द मीन वाइल लाइक यू कैन जॉइन द टेलीग्राम चैनल, और वहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो, या इंस्टाग्राम पे भी आप कनेक्ट कर सकते हो। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प एनी वन इन दिस प्रिपरेशन। सर कैन यू टेल योर चैनल नेम अगेन? चैनल नेम इज़ साहिल कुमार, AIR 438 टाइप करोगे तो आ जाएगा, वहाँ पब्लिक चैनल बना रखा है। और वहाँ पे इंस्टाग्राम की आईडी भी डाल रखी है, इफ़ यू वांट यू कैन कनेक्ट ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। साहिल कुमार AIR 438 है चैनल का नाम, यू कैन जॉइन दैट। हाउ टू गो विद जॉब? यार फर्स्टली आइडेंटिफाई कि अगर आपको फाइनेंशियल दिक्कत नहीं आ रही है तो आई वुड से कि फुल टाइम प्रिपेयर कर लो। लेकिन अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है तो आई वुड से कि जॉब करो, उसके साथ साथ पढ़ते रहो। द हिंदू पढ़ो, थोड़ा थोड़ा NCERT पढ़ना चालू कर दो, थोड़ा थोड़ा स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना चालू कर दो। एंड ऑब्वियसली उसमें आपको यार ये करना पड़ेगा यार, कि जब जैसे मान लो कि 10 बजे आप जा रहे हो जॉब अपने ऑफिस में, शाम को 6 बजे आ रहे हो, तो सुबह का एक मॉर्निंग स्लॉट ले लो कि 5 से लेके 9 बजे तक का 4 घंटे निकाल रहे हो।
फिर लंच के टाइम पे आप ईयरफोन्स लगा के कुछ पढ़ रहे हो, और फिर शाम को आने के बाद 1-2 घंटा रिवाइज़ करो सारा कुछ। तो ऐसे 5-6 घंटे आप तभी भी निकाल लोगे अगर आप एफर्ट मारोगे। बट इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी चैलेंजिंग। लेकिन अगर आपको करना है तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। सर कुछ टिप्स दे दीजिए प्रिपरेशन के टाइम से सीखिए। मतलब टिप्स यही है कि अपने ऊपर बिलीव रखिए यार, कि लोगों को लगता है कि आईआईटीएंस लोग हैं बहुत ज़्यादा, तो ये लोग अच्छा करेंगे हमसे, मैथ्स ऑप्शनल हो गया या फिर इन जनरल, क्योंकि हम देखते हैं कि आईआईटीएंस का नंबर रेट ऑफ सिलेक्शन वेरी हाई है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का। बट मतलब उसमें ये भी होता है, एक तो इन जो बच्चे प्रीलिम्स दे रहे हैं इंजीनियरिंग के वो भी बहुत ज़्यादा है, एंड सेकेंडली वो मेहनत भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सभी आईआईटीएंस का सिलेक्शन हो रहा है। ऐसे बहुत लोग हैं कि आईआईटीज़ के लोग हैं, दे आर नॉट एबल टू क्लियर इट इन द फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकंड अटैम्प्ट, और कई कई 4-4 अटैम्प्ट भी लग जा रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आईआईटीएन है तो अच्छा कर जाएगा और नहीं है तो नहीं हो पाएगा। एक जो स्टैंडर्ड है वो है हार्ड वर्क। अगर आप हार्ड वर्क करोगे और सही डायरेक्शन में करोगे तो वो आपको रिजल्ट मिलेगा, चाहे आपकी कोई भी बैकग्राउंड हो, चाहे आपने कैसे भी अब तक की, चाहे आपके मार्क्स बिल्कुल ना आते हो, अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो तो आप अच्छा करोगे उसके अंदर। डरना नहीं है हमें, और डर मतलब इसमें वो मत करना यार, कॉम्प्लेक्स मत फील करना कि बाकी लोग इतना ज़्यादा आता है लोगों को। ये एग्ज़ाम बहुत लेवलर एग्ज़ाम है। आप प्रीलिम्स में इस साल देख ही लिया आपने, चाहे 4 साल से पढ़ रहे हो चाहे 1 साल पढ़ो, बिल्कुल सबको लेवल पे लाके खड़ा कर देता है एग्ज़ाम। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स में मत आना कि हमारे दोस्त इतना आगे निकल गए और हम अभी भी यही प्रिपेयर कर रहे हैं। जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा तो आपको लगेगा कि यार सब कुछ वर्थ इट था। मतलब मेरे सभी दोस्तों ने बोला यार वर्थ इट था जो भी तूने रिस्क लिया। तो इट वाज, मतलब रिस्क है बट उसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग है। तो हार्ड वर्क करना है, सही डायरेक्शन में करना है, और एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह लो, लाइफ की तरह मत लो, और टेक रेगुलर ब्रेक्स इन बिटवीन, तो सही रहेगा। कैन समवन टेक मैथ्स ऑप्शन विदाउट हैविंग मैथमेटिक्स बैकग्राउंड? इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू कवर मैथ्स, बिकॉज अगर बैकग्राउंड नहीं है तो यार मतलब सी सेट ही नहीं हो पाता लोगों से, तो मैथ्स ऑप्शन और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इट्स प्रेफरेबल कि अगर आपने बीएससी कर रखी हो या इंजीनियरिंग कर रखी हो तो आप मैथ्स लो। अदरवाइज़ अगर आप अच्छे हो मैथ्स में और बैकग्राउंड नहीं है तो भी आप कर सकते हो, बट इट इज़ स्ट्रांगली प्रेफर्ड कि मैथ्स बैकग्राउंड है तो ही करो। नहीं आ रहा सर, कौन सा अटैम्प्ट सर? सर हैव यू गिवन या स्टेट? हाँ, यू कैन ऑल्सो फोकस ऑन वन एग्जाम एट अ टाइम, कि अगर एटलीस्ट अगर आप फर्स्ट और सेकंड अटैम्प्टर्स हो तो डोंट फोकस ऑन अदर एग्जाम्स। पहले आप 2 अटैम्प्ट तो एटलीस्ट सिर्फ यूपीएससी ही दो, उसके बाद यू कैन स्विच टू स्टेट पीसीएससी। मैंने नहीं किया था यार, मतलब 2 अटैम्प्ट जो दिए मैंने, स्टेट का नहीं दिया था एग्ज़ाम, एंड इस साल मैंने दिया था बट इस साल सिलेक्शन हो गया तो आई वोंट बी गोइंग अहेड। प्रिपरेशन में गाइड, फूड ईटिंग टिप्स स्पेशल एग्जाम टाइम। यार हेल्दी खाओ यार, और जो भी घर का खाना होता है, नॉर्मल खाना होता है वही खाओ। कुछ ऐसे ऑब्वियसली बाहर का यार जंक फूड खा सकते हो, बट दैट शुड नॉट बी कि डेली खाने लग रहे हो आप। कभी कभी खा लो तो सही रहेगा, बट मेनली आप फ्रूट्स खाओ, नट्स खाओ यार, ड्राई फ्रूट्स खाओ, और घर का जो खाना बना होता है वो खाओ, तो ज़्यादा सही रहता है। सर आपको कहाँ पर लगा था कि सब अब नहीं हो पाएगा यूपीएससी, बट आपने अचीव कर लिया है? यार दिस इज़ अ रियली गुड क्वेश्चन, कि मुझे लगा था कि जब मैंने पहला प्रीलिम्स दिया था तब मुझे लगा था ये एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा मुझसे, बट फिर मतलब मैंने काफ़ी टाइम तक पढ़ाई नहीं करी यार, मैंने काफ़ी लोगों से बात करी यार कैसे करते हैं इसको। तो एक वो मोमेंट था। एक सेकंड मोमेंट था कि यार जब मैंने 2022 का प्रीलिम्स दिया था तभी भी मुझे फील हो रहा था कि यार ये बहुत टफ एग्ज़ाम है, ये करना मुश्किल है। लेकिन वो लकीली हो गया उसमें ना, कि मतलब जब एक्चुअली जब बैठे होते हैं ना पेपर के अंदर तो हमें लगता है कि यार ये हो नहीं पाएगा एग्ज़ाम, इतना टफ है, लेकिन बाहर आके लगता है कि हो जाएगा। तो ये मोमेंट था यार, प्रीलिम्स सबसे ज़्यादा टफ लगता है मुझे तो, कि वो निकालना बहुत मुश्किल है। अगर वो आपका क्लियर हो रहा है और आपका मेन से अच्छा प्रिपेयर है तो आप लिस्ट में आ जाओगे। सर पेन का कुछ खास रोल होता है क्या? यार नहीं, पेन का कुछ रोल नहीं होता है। कोई भी यूज़ कर लो आप, जिसमें आप प्रेफर करते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो यूज़ कर सकते हो। सर कोचिंग नोट्स इज सफिस और नीड टू रीड स्टैंडर्ड बुक्स? यू नीड टू रीड स्टैंडर्ड बुक्स अकॉर्डिंग टू मी, बट आपके अगर नोट्स आपको लग रहे हैं, आप अगर उसका एक वो लिटमस टेस्ट पेपर, लिटमस टेस्ट है, जस्ट डू द PYQs। अगर आप इफ़ यू आर एबल टू डू और सॉल्व योर PYQs एंड टेस्ट सीरीज क्वेश्चन फ्रॉम योर नोट्स, देन इट इज़ वेरी गुड। अगर नहीं कर पा रही देन फोकस ऑन स्टैंडर्ड बुक्स। ठीक है, आई वेट फॉर 1 मिनट यार, काफ़ी टाइम भी हो गया, एंड अगर कुछ डाउट नहीं आता तो देन आई रैप दिस अप। ओके, अगर फर्दर डाउट्स के लिए यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। सर आप चैनल नोट, यार टेलीग्राम चैनल उस पर बनाया है मैंने, टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब पे चैनल नहीं है।
टेलीग्राम चैनल का नाम है, जस्ट वेट अ सेकंड, इट्स साहिल कुमार AIR 438 CSE 2022। टेलीग्राम पे चैनल है ये, नॉट ऑन यूट्यूब। साहिल कुमार, और ID जो यूज़र नेम है साहिल कुमार 438 है, और चैनल का नाम है साहिल कुमार AIR 438। मिल जाएगा, आप सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे नहीं है ये। जियोग्राफी में NCERT 11th क्लास प्लस स्टडी मटेरियल इनफ, या कुछ और ऐड करें? इट्स इनफ यार मेरे ख्याल से। हाउ मच टाइम इट रिक्वायर्स फॉर एस्पिरेंट्स टू कवर मैथ्स विद ओनली 12th मैथ्स नॉलेज? यार मिनिमम 1 साल तो लगेगा मेरे ख्याल से, करोगे ना अगर 12th के बेस पे करोगे तो। वोल्केनो, इट्स नॉट ऑन यूट्यूब, इट्स ऑन टेलीग्राम। टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे है, और टेलीग्राम पे आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। सर मेन स्पेसिफिक स्लेब कवर कितने टाइम में होगा? आई वुड से 4 मंथ्स यार, मोर देन एनफ। अगर आप प्रीलिम्स नहीं, मेंस नहीं लिख रहे हो इस साल तो 4 महीने दीजिए। अगर लिख रहे हो तो 1 महीना 1.5 महीना बहुत होता है। सर आप, बेस्ट टाइम टू स्टार्ट, नाउ इज़ द बेस्ट टाइम यार। बेस्ट टाइम कभी आता नहीं है, अब अभी बेस्ट टाइम है, नाउ यू कैन स्टार्ट। चलो ठीक है यार, आई रैप दिस अप। एंड चैनल का नाम वही यार, साहिल कुमार AIR 438। इट्स ऑन टेलीग्राम, नॉट ऑन यूट्यूब। ओके, so okay, I'll wrap this up. Thank you so much yaar everybody. I wish all the very best to all the aspirants, and may you achieve your dreams very soon. All the very best. Just focus on hard work. Sir English is not good or English medium choose. इंग्लिश यार उतनी अच्छी नहीं चाहिए, आप नॉर्मल इंग्लिश भी लिख के आओगे तो भी काम चल जाएगा आपका। और मीडियम अगर नहीं आ रहा तो फिर आप हिंदी भी चूज़ कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। बट इंग्लिश ऐसा कुछ ज़्यादा इतना ज़्यादा अच्छी इंग्लिश नहीं चाहिए होती, नॉर्मल इंग्लिश पे तो भी काम चल जाता है। So thank you यार, thank you so much for joining, and all the very best to everybody who have joined, who will watch this session after this. Okay, I'll wrap this up. Thank you so much.